तो हेलो फ्यूचर डॉक्टर, नमस्कार, वेलकम टू ऑल। सभी को न्यूलाइट प्रयास के चैनल पे सभी का भव्य स्वागत और भव्य अभिनंदन। आपको बच्चा जैसा पता है आज आपका पेपर हुआ था एफएसटी 37 सीरीज का पेपर बच्चा आज हुआ था आपके पास, और इसमें आपका बहुत ही जबरदस्त तरीके से चीजें आपकी आई थी। और यहां पर जो आपका पेपर हुआ था इसमें आपके जो क्वेश्चन थे, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या दिख रहा है हम लोग देखते हैं, हिंदी में डिस्कशन करते हैं। आपका 91 यानी 91 से 135 मैं डिस्कस करूंगा और उसके बाद के क्वेश्चन आपके रेस्पेक्टिव सुधीर सर आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर 91 में अगर बात करें, 91 में अगर बात करते हैं तो यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर क्या करने हैं, यहां पे हमें ये बताना है कि आपको सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो सबसे पहले यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारे सामने यहाँ पे सूची जो 1 है इसमें हमारे पास क्या लिखा हुआ है, इसमें हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है सूची 1 में सिट्रस। ये सिट्रस जो है ये किससे संबंधित है? सिट्रस अगर बात करें तो ये हमारा संबंधित होता है जिम्नोस्पर्म से। किससे संबंधित होता है? जिम्नोस्पर्म से। उसके बाद दिया है एडियंटम जो संबंधित होता है टेरिडोफाइट से। देन आपका दिया है स्फैग्नम जो संबंधित होता है मॉस से। मार्केंसिया संबंधित होता है लिवर बर्ड से। आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन आपका है 91, आंसर बनेगा आपका विकल्प नंबर 3, यानी कि ए का बनेगा थर्ड सेकेंड, बी का जाएगा फर्स्ट, सी का जाएगा फोर्थ, बिल्कुल सही है, और डी का जाएगा आपका थर्ड। आंसर बन जाएगा आपका विकल्प नंबर 3। अगला प्रश्न यहाँ पे जो है वो क्या है, ध्यान से देखिए भैया। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न आपका यहाँ पे है 92 में यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखिए भैया। 92 में अगर बात करें हम तो यहां पर 92 में यहां पर क्या दिख रहा है हमें कि 92 में कह रहे हैं प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया का उत्पाद। तो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया का उत्पाद क्या होता है? ये जो उत्पाद होता है आप देख पा रहे हैं कि पहला ही विकल्प आपका बिल्कुल सही जा रहा है। प्रकाश संश्लेषण में जो प्रकाश यानी लाइट की अभिक्रिया होती है, इसमें बनता है एटीपी, इसमें बनता है NADPH, इसमें बनता है ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पे पहला ही विकल्प आपका सही जा रहा है। अगला प्रश्न अगर बात करें तो अगले विकल्प में यहाँ पे लिखा है H2O, जो H2O आपका नहीं बनता है, H2O आपका नहीं बनता है। और यहाँ पे बच्चा यहाँ लिखा कार्बन डाइऑक्साइड जो कि आपके नहीं बनते हैं। अगला प्रश्न आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है यहाँ पे 93 में अगर बात करी जाए तो 93 में यहाँ पे आपको यहाँ क्या दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है कि अर्धसूत्री विभाजन के पूर्वावस्था में गुणसूत्र के एक साथ युग्मन और साइनेप्सिस घटित होते हैं। ये प्रक्रिया निम्न में से कौन सी अवस्था के दौरान होती है? तो यहां पे अगर बात करते हैं तो ध्यान से देखिए, आपको पता है कि आपका अर्धसूत्री विभाजन होता है तो प्रोफेज 1 यानी पूर्वावस्था में अगर बात करें तो ये साइनेप्सिस की प्रक्रिया नॉन सिस्टर जो क्रोमेटिड होते हैं, जो आपके नॉन सिस्टर, जो आपके कैसे वाले नॉन सिस्टर जो आपके क्रोमेटिड होते हैं उनके बीच होता है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड और आपके होमोलोगस का मतलब क्या होता है? होमोलोगस का मतलब होता है समजात। होमोलोगस का मतलब क्या होता है? समजात गुणसूत्र। समजात आपके जो गुणसूत्र होते हैं इनके बीच आपका क्या होता है? आपका होता है साइनेप्सिस। तो ये प्रक्रिया आपकी किस प्रोसेस में होती है, इसको ये कहना चाह रहे हैं। तो ये सब कुछ होता है आपका जाइगोटीन के प्रोसेस में। विकल्प नंबर 4 बनेगा आपका सही जवाब। तो यानी कि यहाँ पे अगर बात करी जाए तो आपका प्रश्न होगा 93, विकल्प 4 बन जाएगा आपका सही जवाब। अगला प्रश्न यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? 94 में यहाँ पे क्या दिख रहा है? ध्यान से देखिए कि 94 में यहाँ पर क्या दिख रहा है। 94 में अगर बात करते हैं तो आपके सामने लिखा है कि पुष्प में पुंग के संबंध में सही कथनों की पहचान करें। तो यहां पर क्या पहचान करनी है? आपको पहचान यहां पे करनी है कि आपकी पुमंग के संबंध में बात आपको बतानी है। तो आपके पास 94 में अगर बात करी जाए तो आइए हम लोग पहचान करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखते हैं आपके सामने लिखा है ए, जिसमें कह रहे हैं आप
क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अपराजाई पुंकेसर स्टेमिनोइड कहलाता है। अपराजाई पुंकेसर का मतलब होता है कि स्टेराइल स्टेमन की बात कर रहे हैं। अंग्रेजी में हम लोग इसे क्या कहते थे? स्टेराइल, और पुंकेसर को हम लोग क्या कहते हैं? स्टेमन। स्टेमिनोइड कहलाता है, जो बात बिल्कुल सही है। कह रहे हैं जब पुंकेसर पेटल से जुड़ता है तो एपीपेटलस कहते हैं, बिल्कुल सही है। यानी कि जब ए जो हमारा है जब सी से जुड़ जाता है तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? एपीपेटलस। और ये एपीपेटलस कंडीशन पाई कहां जाती है? ये एपीपेटलस कंडीशन आपके ब्रिंजल, यानी कि आपके उसका उदाहरण क्या बनेगा? इसका उदाहरण बनेगा बैंगन, आपका ब्रिंजल, यानी कि बैंगन हो गया, टमाटर हो गया, यानी जो सोलेनेसी फैमिली होती है उनमें ये पाया जाता है। सोलेनेसी परिवार में इसको देखा गया है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। फिर ये कह रहे हैं कि मोनोएडल्फस गुड़हल में देखा जाता है, तो बिल्कुल सही बात है कि मोनोएडल्फस आपके गुड़हल में, यानी कि जो मालवेसी फैमिली होती है, गुड़हल की फैमिली कौन सी होती है? गुड़हल की फैमिली भैया होती है मालवेसी। कौन सी फैमिली होती है? मालवेसी। तो मालवेसी में इसे देखा गया है। फिर कह रहे हैं पॉलीएडल्फस मटर में देखा गया है। तो पॉलीएडल्फस अगर बात करी जाए तो मटर में नहीं, मटर में बच्चा डाईएडल्फस होता है, पॉलीएडल्फस नहीं होता है। मटर की अगर बात करी जाए तो ये डाईएडल्फस कंडीशन यहाँ पे होती है, जिसकी वजह से ये बात गलत हो गई है। कहते हैं सरसों के तंत्र में तंत्र की लंबाई में भिन्नता देखने को मिलती है, ये बात सही है। और मटर के केस में तो आपको ये भी याद है ना कि 9+1 के हिसाब से हमारे स्टेमन के बंडल यहाँ होते हैं, ये भी हमको पता है। तो इस तरीके से अगर बात करी जाए तो यहाँ पर जो 94 है आपका प्रश्न, इस 94 में सही जवाब क्या बन रहा है आपका? ए, बी, सी और ई, यानी विकल्प नंबर 2। विकल्प नंबर 2 में क्या लिखा है? ए, बी, सी और ई। कौन सा नहीं है? ये डी वाला नहीं है। अगला प्रश्न है आपका 95। ध्यान से देखिएगा 95 में क्या लिखा हुआ है। 95 भैया यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुसाध्य विसरण के लिए गलत है? तो यहाँ पे कौन सा गलत है? ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ पे क्या कह रहे हैं? यहाँ पे बच्चा आपके 4 विकल्प जो दिए गए हैं इनमें से गलत पता करना है। तो गलत के लिए विकल्प नंबर 3 पे देखिए क्या लिखा है। लिखा है यहाँ पर अणुओं के चलन सांद्रता प्रवणता के विपरीत पाया जाता है। तो विपरीत जो आपका सुसाध्य का मतलब जो फैसिलिटेटेड है, जो आपका फैसिलिटेटेड होता है डिफ्यूजन, विसरण का मतलब क्या होता है? डिफ्यूजन। इसमें आपका विपरीत नहीं होता है, इसमें अगेंस्ट नहीं होता है। इसमें आपको अगर बात करी जाए तो इसमें आपका विपरीत ना होकर के इसमें कैसा होगा? इसमें आपका विपरीत नहीं होगा, इसमें आपका होता है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, यानी कि आपका सांद्रता प्रवणता की दिशा में ही होता है, विपरीत दिशा में नहीं होता। प्रवणता की दिशा में ही होता है, प्रवणता की दिशा में होता है या पाया जाता है, कह सकते हैं। अंग्रेजी हम लोग कहते थे अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या कहते थे हम लोग? अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये हम लोग कहते थे। डन है बात, इतनी बात यहाँ पे डन है। ये कह रहे हैं विपरीत, फैसिलिटेटेड में विपरीत नहीं होता है। ये बात यहाँ पे गलत बताई गई है और गलत हमको पता करना था, तो यहाँ पे जो गलत है वही सही है, यानी यहाँ पे विकल्प नंबर 3 बनेगा सही जवाब। बाकी जो लिखे हैं आपके बिल्कुल सही हैं। झिल्ली की विशेष प्रोटीन इस प्रक्रिया में सहायता करती है, अणुओं का चलन सांद्रता प्रवणता की दिशा में पाया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। और ये एक ही दिशा वाला सही है, विपरीत वाला गलत हो गया। एटीपी इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक नहीं होता है, ये बात भी सही है, एटीपी जरूरत नहीं होता है। तो इस बार आपका प्रश्न 95 जवाब बनेगा विकल्प नंबर 3। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे 96 बच्चा ये कह रहे हैं कि ह्यूमस के गुणों के संदर्भ में सही कथन का चुनाव करना है। तो सबसे पहली बात, सूक्ष्म जैविक क्रिया के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी होता है, जो कि बात बिल्कुल आपकी सही है। गहरे रंग के एमॉर्फस पदार्थ होते हैं, बिल्कुल सही है। एमॉर्फस पदार्थ जिनका जो डिकम्पोजिशन है वो स्लो हो जाता है। एमॉर्फस पदार्थ का अपरद खाद्य श्रृंखला का अंतिम उत्पाद है, तो ये अंतिम उत्पाद की बात यहाँ पे बच्चा गलत है। अगर एनसीईआरटी के हिसाब से बात करेंगे, पोषक तत्वों का भंडार है, अपघटन बहुत तेजी से होता है। तो ये अपघटन बहुत तेजी से नहीं होता है, ये बात तो सही है कि पोषक तत्वों का भंडार, पर जो डिकम्पोजिशन है बहुत तेजी से नहीं होता है,
ये यहाँ पे बहुत कैसा होता है, ये बहुत धीमा हो जाता है, बहुत धीमा हो जाता है। तो यहां पर अगर बात करी जाए तो आपका गलत कौन कौन हमको दिख रहा है, गलत दिख रहा है सी, गलत दिख रहा है ई। यहां पर हमें आंसर क्या मिलेगा, आपका प्रश्न होगा 96, आंसर मिलेगा हमें आपका पहला विकल्प सही दिख रहा है जिसमें लिखा है ए बी और डी। ये ए बी और डी हमारा सही जा रहा है। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारे पास 97। इस 97 में अगर हम बात करें तो हमारे पास 97 में यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं बहुप्रभाविता के संदर्भ में सही कथन क्या है। तो बहुप्रभाविता का मतलब क्या होता है कि जहां पर आपका एक जीन जो है वो बहुत सारे कैरेक्टर लक्षणों को कंट्रोल करता है, कहते हैं सिंगल जीन कंट्रोल करता है मल्टीपल कैरेक्टर को, तो वहां पे बहुप्रभाविता कहते हैं। तो इसका उदाहरण अपना क्या होता है, इसका उदाहरण इसको हम लोग प्लायोट्रोपिज्म भी कहते हैं। तो यहां पे बच्चा अगर बात करें फिनाइल कीटोन्यूरिया, तो फिनाइल कीटोन्यूरिया इसका एक उदाहरण होता है। फिनाइल कीटोन्यूरिया जो होता है वो इसका एक बहुप्रभाविता का उदाहरण होता है। और फिनाइल कीटोन्यूरिया में बच्चा यहाँ पे 4 बातें होती हैं, आपको पता है यहाँ पे 4 बातें क्या होती हैं। यहाँ पे एक तो ये बात ये होती है कि मानसिक विकार होता है, मेंटल रिटार्डेशन, यानी मानसिक क्या हो जाता है, मानसिक विकार हो जाता है यहाँ पर। उसके अलावा अगर बात करते हैं हम यहाँ पे बच्चा पहला प्रश्न देखते हैं और विकल्प क्या है, एक जीन को बहुप्रभावी कहेंगे अगर एक से ज्यादा विशेषक को प्रभावित करता है, ये इसका है। दूसरा बच्चा यहाँ पे अगर बात करें तो आपका रिडक्शन हेयर, यानी कि बाल कम होते हैं, त्वचा पर पिगमेंटेशन भी होता है, बाल कम होते हैं, त्वचा पर पिगमेंटेशन, त्वचा पर आपका क्या दिखाई पड़ेगा, पिगमेंटेशन यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। डन है यहाँ पर। तो यहां पर अगर बात करी जाए तो यहां पर अगर बात करी जाए ऊपर की 2 चीजें बिल्कुल सही गई हैं। फिर कह रहे हैं एक अवस्था जहां एक के पास बहुत सारे एलिल्स होते हैं बहुप्रभाविता कहलाती है, ये बात गलत है। बहुत सारे एलिल्स की बात गलत है भाई। कह रहे एक विशेष को प्रभावी कहा जाता है अगर बहुत सारे जीन को नियंत्रित करता है, नहीं जीन को नहीं, बहुत सारे लक्षणों को विशेषक को करेक्ट करता है। तो यहां पर ए और बी आपका सही जा रहा है। आपका प्रश्न 97 विकल्प 1 बनेगा सही जवाब। आपका प्रश्न 97 होगा, विकल्प 1 बन जाएगा आपका सही जवाब। अगला प्रश्न है आपका 98। 98 बच्चा ये क्या कहने वाले हैं, 98 में ये कहने वाले हैं जीवित विभेदित कोशिकाएं जो कि अब और विभाजित होने की क्षमता को खो चुकी हैं, कुछ खास परिस्थितियों में विभाजन की क्षमता पुनः प्राप्त करती हैं, ये घटना क्या कहलाती है। तो बच्चा ये जो घटना है इसको हम लोग अंग्रेजी में तो कहते हैं डिफरेंशिएशन और हिंदी में इसे कहते हैं हम निर्विभेदन। विकल्प नंबर 4 यहां पे बनेगा सही जवाब। विकल्प 4 बन जाएगा यहां पे सही जवाब। तो अगला प्रश्न अपना क्या है, अगला प्रश्न है अपना 99 यानी कि 99। इस अगले 99 के प्रश्न में यहाँ पे क्या बताया गया, ध्यान से देखिए। 99 के प्रश्न में यहाँ पे जो बात करी गई वो ये कह रहे हैं कि सही अनुरूपता आपको बतानी है। ये सही अनुरूपता क्या है, सही अनुरूपता अगर बात करी जाए तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ पे सबसे पहले जो ये बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं यहाँ पर नींबू घास तेल। ये नींबू घास तेल किससे संबंधित है, ये नींबू घास तेल यानी लेमन ग्रॉस ऑयल संबंधित है इसेंशियल ऑयल से, यानी कि ये आवश्यक ऑयल में आता है, ये आवश्यक ऑयल में आता। एक ऑप्शन थर्ड है, एक ऑप्शन थर्ड भैया कितनी जगह आपको दिख रहा है, एक ऑप्शन थर्ड आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह दिख रहा है, आंसर निकल के आ गया। फिर भी देखते हैं क्या बी का वन है भाई साहब, बिल्कुल है। रबर आपका बहुलकीय पदार्थ होता है। क्या सी का 2 है, डाइटर्पिन टर्पिनाइड संबंधित है। क्या डी का 4 है, कैरोटीनाइड वर्णक से संबंधित है। बच्चा ये कैरोटीनाइड जो वर्णक है यहाँ पे आपको ड्रग्स मिला होगा, लेकिन यहाँ पे ये आप वर्णक कलेक्शन कर लीजिएगा, जो आपका वर्णक है वो इससे संबंधित होगा। तो यहाँ पे बच्चा जो आपका आंसर बनेगा वो बन के आएगा विकल्प नंबर 1। अगला प्रश्न यहाँ पे है आपका 100 यानी कि 100, और 100 में अगर बात करें तो कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक मापदंड अनुवांशिक पदार्थ का नहीं है। तो इसमें अगर बात करते हैं कौन सा नहीं है यहाँ पे आपका अनुवांशिक यानी जेनेटिक मटेरियल, तो सबसे पहले ही विकल्प आपके सामने लिखा है जिसमें लिखा है जिसमें विकास के लिए परिवर्तन की संभावना नहीं होती है। तो विकास के परिवर्तन की संभावना होनी चाहिए, यहां लिखा है नहीं होनी चाहिए,
यही बात यहाँ पे कह रहे हैं नहीं का मतलब यही बात यहाँ पे गलत है, विकल्प एक बनेगा सही जवाब। कह रहे हैं इसमें स्वयं मेंडल के लक्ष्य के अनुबक्त होना चाहिए, ये बात सही है। कह रहे हैं अपनी प्रतिकृति बनाने के सक्षम होना चाहिए, बात भी सही है। रासायनिक और संचार, ये भी बात भी सही है। बस यहाँ पे एक ही बात आपकी गलत दिख रही है। अगला प्रश्न आपका है 101। कह रहे हैं नीचे दिए गए आपके दो कथन दिए गए हैं, आपको पहचानना है। तो सबसे पहला जो फिगर है, ये फिगर आपका है मोनोसाइट का। ये फिगर किसका है? ये फिगर है आपका मोनोसाइट। और मोनोसाइट क्या होता है आपको पता है, ये 6 से 8% होते हैं। किसका? इस WC का 6 से 8% हिस्सा बनाते हैं, भक्षक कोशिकाएं होती हैं। ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद में अगर बात करी जाए यहाँ पे दूसरे में अगर बात करें तो यहाँ पर कह रहे हैं जो फिगर है वो आपका WBC का फिगर है, टाइप है WBC, लेकिन ये WBC नहीं है, ये है आपके प्लेटलेट्स। ये आपके WBC नहीं है, इनको हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं? इनको हम लोग कहते हैं प्लेटलेट्स। क्या कहते हैं? इनको हम लोग कहते हैं प्लेटलेट्स। इनका नंबर 1.5 से 3.5 लाख तक होता है, आपको ध्यान रखना है। तो ये बात इनकी जो है यहां लिखा था WBC, जबकि WBC नहीं है, जिसकी वजह से ये बात गलत हो गई। और ये बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल सही बात लिखी गई है, तो ये बात सही है। बताइए क्या आंसर बनेगा? आपका प्रश्न होगा 101, आंसर बनेगा आपका विकल्प नंबर 2। विकल्प नंबर 2 में कह रहे हैं कि 1 सही है और 2 आपका गलत है। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है? 102। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा फ्रेडरिक ग्रिफिथ का प्रयोग जीवाणुवीय रूपांतरण की खोज के परिणाम के रूप में निकल कर आया? तो बच्चा 102 में अगर बात करें हम तो यहाँ पे 102 में अगर बात करते हैं तो यहाँ क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फ्रेडरिक ग्रिफिथ का प्रयोग। तो सबसे यहाँ पे दूसरी बात देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि एस स्ट्रेन जो होता है, एस स्ट्रेन यानी कि जो साइनी बैक्टीरिया था, ताप से मृत कराया। आर स्ट्रेन जीवित वाले को, इन दोनों को मिक्सचर जब इन्होंने क्या किया था, यूज किया था, और चूहे में जब इसे इंजेक्ट करा दिया तो चूहा कैसा मिला था? मृत। यहाँ पे चूहा जीवित लिखा होगा, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, मृत आपको मिला था। क्योंकि हुआ यह था कि साइनी बैक्टीरिया से यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। इसका जो डीएनए था वो ट्रांसफर होकर आर स्ट्रेन में आ गया था, और इस आर स्ट्रेन ने अपने ऊपर क्या कर लिया था? अपने ऊपर पॉलीसेकेराइड की कोटिंग बना ली थी। इसने क्या कर लिया था? अपने ऊपर बना लिया था पॉलीसेकेराइड का एक कवच बना लिया था, जिसकी वजह से इसके अंदर क्या आ गया था? इसके अंदर आ गया था वायरुलेंट का फीचर। वायरुलेंट का मतलब ये हो गया था इन्फेक्शियस हो गया था, जिसकी वजह से चूहा क्या हो गया था? मृत हो गया था। ये बात यहाँ पे सही दी गई है। हमें पता क्या करना था? हमें जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किया था वही पता करना था। तो उसके हिसाब से यहाँ पर जो विकल्प नंबर 2 है ये बिल्कुल यहाँ पे सही बताया गया है। विकल्प नंबर 1 में क्या बताया गया है कि एस स्ट्रेन से ताप से चूहा जीवित हो गया था। तो यहाँ पर ये बात जो है यहाँ पे इनकी फाइनल कंक्लूजन नहीं है। इन्होंने ये बताया था परिणाम के रूप में क्या निकल गया। तो परिणाम के रूप में यहाँ पर जो विकल्प नंबर 2 है ये निकल के आया था। दोनों को मिक्स में इन्होंने यूज किया था, चूहा मृत पाया गया था। तो पता चला था कि डीएनए का यहाँ पे स्थानांतरण होता है। विकल्प 2 बनेगा आपका सही जवाब आपके प्रश्न 102 का। अगला प्रश्न है यहाँ पे 103। 103 बच्चे क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन खराब चौकड़ी का मतलब इबिल क्वाड, यानी वो 4 बुराइयों के नाम यहाँ बताने हैं। तो बच्चा सबसे पहला है आवासीय क्षति और विखंडन, बिल्कुल सही बात। दूसरा है अतिदोहन। तीसरा यहाँ पे बच्चा बताया गया विदेशी जाति आक्रमण। मृत्यु दर नहीं होता है, स्पर्धा नहीं होता है, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है। और चौथा बच्चा जो होता है उसका नाम है को एक्सटिंक्शन यानी सह विलुप्तता। चौथा जो अपना है इसका नाम है सह विलुप्तता। सह विलुप्तता यानी कि को एक्सटिंक्शन इसका नाम होता है। तो यहां पर अगर बात करें तो अपने पास में कौन कौन आएगा? ए, बी और सी आएगा। ए बी सी कहां लिखा है? आपका प्रश्न 103 विकल्प नंबर 3 बनेगा इसका सही जवाब। विकल्प नंबर 3 बन जाएगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है आपका 104। 104 में क्या कह रहे हैं कि सेलुलोज एक पॉलीमेरिक सेकेराइड होता है, बिल्कुल सही है। आपको पता है सेलुलोज क्या होता है? पॉलीमेरिक सेकेराइड होता है, बिल्कुल सही बात। सेलुलोज का मूलभूत अंग ग्लूकोज अणु होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। दोनों बातें सही हैं, और जब दोनों बातें सही होती हैं तो यहाँ पे बच्चा अगर बात करें तो यहाँ पे अपना विकल्प क्या है? कथन 1 और कथन 2 दोनों हमारा कैसा है? सही।
दोनों बातें सही होने पे यहाँ पे बच्चा अगर बात करिए तो यहाँ पे विकल्प 3 में लिखा है, ध्यान से देखना है। वैसे विकल्प 4 में होता था, लेकिन यहाँ पे विकल्प 3 में लिखा है कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 105, ध्यान से देखिएगा। कह रहे हैं बच्चा कथन का क्वेश्चन है, कह रहे हैं जोड़ अस्थियों एवं एक अस्थि अथवा एक उपास्थि के बीच का संधि स्थल होता है। ये बात बिल्कुल सही है। कह रहे हैं जोड़ों द्वारा गति के लिए पेशी जनित बल का उपयोग किया जाता है, जोड़ आलम का कार्य करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ बच्चा 105 में अगर बात करें तो कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, और यहाँ पे दोनों सही के लिए आपके पास दिया गया है विकल्प नंबर 4। तो आंख बंद करके आप जो है आप आंसर अपना ना टिक करें, देख लें कि दोनों की बात सही कहां कही गई है। तो विकल्प नंबर 4 यहां बन जाएगा आपका सही जवाब। अगला प्रश्न है यहाँ पे 106। 106 में बच्चा क्या कर रहे हैं कह रहे हैं निम्नलिखित आपके जो कथन दिए, एक का नाम अभिकथन, दूसरे का नाम है कथन। तो यहाँ सबसे पहली जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं बहुकोशिकी जीव की जो वृद्धि है, जो बहुकोशिकी मल्टीसेलुलर जीव होते हैं उसकी वृद्धि समश्रुति विभाजन के कारण होती है, जो कि बिल्कुल सही बात है। कह रहे हैं समश्रुति विभाजन को न्यूनकारी, न्यूनकारी का मतलब होता है यहाँ पे रिडक्शनल, और आपको पता है रिडक्शनल में कौन आता है, रिडक्शनल में समसूत्री नहीं आता है, रिडक्शन में अर्धसूत्री आता है। रिडक्शन में कौन सा आता है, रिडक्शन में अपना आता है अर्धसूत्री। कौन आता है, अर्धसूत्री विभाजन, जिसको हम लोग कहते हैं मियोसिस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग मियोसिस भी कहते हैं। तो ये बात यहाँ पे गलत है। पहली बात तो यहाँ सही दी गई है, लेकिन दूसरी बात यहाँ पे गलत दी गई है। तो इस प्रकार आपके प्रश्न 106 आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा आपका विकल्प नंबर 1। विकल्प नंबर 1 में क्या है, पहला ए सही है पर आर सही नहीं है, विकल्प 1 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न है यहाँ पे 107। 107 में बच्चा कह रहे हैं कि एक जलरी बर्ड की बात कर रहे हैं, अच्छी कलिका की बात कर रहे हैं, किसकी सक्रियता के कारण व्युत्पन्न होती है। तो बच्चा ये एपिकल मेरिस्टेम की वजह से होता है, और एपिकल मेरिस्टेम का मतलब होता है शीर्ष विभज्योतक। ये शीर्ष विभज्योतक को हम लोग एपिकल मेरिस्टेम भी कहते हैं, इसको हम लोग एपिकल मेरिस्टेम भी कहते हैं, इसके ही कारण ये उत्पन्न होता है। विकल्प नंबर यहाँ पे 3 बनेगा आपका सही जवाब। अगला प्रश्न है यहाँ पे 108। 108 पे कह रहे हैं कि उसी जाति के व्यक्तियों की वह संख्या जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास छोड़कर कहीं और चले गए हैं जाने जाते हैं। तो इसको कहते हैं इमाइग्रेशन, यानी अप्रवासन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अप्रवासन। संबंध नहीं कहते हैं, स्पर्धा ये सब कुछ नहीं कहते हैं। विकल्प नंबर यहाँ पे जो 4 है ये अपना बन जाएगा यहाँ पे सही जवाब। अगला प्रश्न यहाँ पे 109 है। 109 में बच्चा यहाँ पे फिर से आपको मैच कराना है। तो यहाँ पे मैच कराने के लिए देखिए भाई साहब कौन किससे मैच कर रहा है। कह रहे हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया कैसा है, हीमोफीलिया की अगर बात करी जाए तो ये आपका लिंग लंग यानी सेक्स लिंग अप्रभावी रिसेसिव विकार होता है। रक्त स्कंदन यानी ब्लड का जो थक्का बन जाता है, ब्लड की जो क्लॉटिंग हो जाती है उसमें खराबी आ जाती है। अगला यहाँ पे बच्चा अगर बात करें तो आपके पास है डाउन सिंड्रोम, और डाउन सिंड्रोम को हम लोग किससे मिला देंगे, डाउन सिंड्रोम में आपको पता है कि गुणसूत्र संख्या में 21वें गुणसूत्र की अतिरिक्त प्रतिलिपि बन जाती है। अगला है यहाँ पे फिनाइलकेटोन्यूरिया, और फिनाइलकेटोन्यूरिया संबंधित है जन्मजात उपापचय त्रुटि से। और लास्ट आपका क्या है, क्लाइनेफिल्टर, और ये बात किसके लिए, एक्स गुणसूत्र के अतिरिक्त प्रतिलिपि भी लग जाती है। और क्लिनेफिल्टर में बच्चा यहाँ पे कंडीशन अपनी जो बन जाती है वो क्या बन जाती है, वो बन जाती है आपकी 44 के साथ में एक्स एक्स और यहाँ बाई। तो एक एक्स जो ये एक्स्ट्रा भाई साहब लग गया, इसकी वजह से यहाँ पर होता यह है कि क्लिनेफिल्टर में जो एक्स है एक्स्ट्रा की वजह से जो फेमिनाइन कैरेक्टर है यानी कि जो महिलाओं के कैरेक्टर हैं वो पुरुष में डेवलप होने लगते हैं। तो यहां पर ये सारी की सारी चीजें मैच हो गई हैं। आपका आंसर क्या बनेगा, प्रश्न 109 आंसर बनेगा आपका विकल्प 1, क्योंकि ए का हमने फर्स्ट सेकंड में लाया है, बी का फोर्थ है, सी का हमारे सामने क्या है फर्स्ट है, और डी का आप देख पा रहे हैं डी का हमने थर्ड से मिलाया है। तो विकल्प 1 ही बनेगा यहाँ पे सही जवाब। अगला प्रश्न आपके सामने 110, ध्यान से देखेंगे। कह रहे हैं 110 में कि आपका मनुष्य के लिए अनुवांशिक अभियांत्रिक इंसुलिन का निर्माण किया जाता है किसमें। तो बच्चा ये जो इंसुलिन का निर्माण करते हैं जो हम लोग जिसे हम लोग हेम्यूलिन कहते हैं, इसको एक बैक्टीरिया में बच्चा करते हैं। इस बैक्टीरिया का नाम है इस्क्रेसिया कोलाई। इस्क्रेसिया कोलाई ये क्या करता है बैक्टीरिया, ये 20 मिनट में क्या कर लेता है, अपने आप को डबल कर लेता है।
जैसे यहाँ पे बैक्टीरिया अगर एक सेल है तो 20 मिनट के बाद अब हमारे पास यहाँ कितनी सेल हो जाएंगी, तो अगले 20 मिनट के बाद कितनी सेल हो जाएंगी, अगले 20 मिनट के बाद हमारी यहाँ पे सेल हो जाएंगी आपके कितनी, यहाँ पे 4। तो ऐसे हर 20 मिनट अपने आप को डबल करता है। इस बैक्टीरिया को यहाँ पे चुना गया था, विकल्प 1 बनेगा यहाँ पे सही जवाब। अगला प्रश्न है 111। 111 में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ पे बच्चा शिखाग्र प्रधानता का हटना किसके लिए उपयोगी है, यानी हम एपिकल डोमिनेंस को हटाते हैं तो क्या, शिखाग्र प्रधानता का मतलब इसको कहते हैं एपिकल और इसको कहते हैं डोमिनेंस, इसको कहते हैं हम डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस को हटाने के किसके लिए उपयोगी होता है, तो हम इससे हेज मेकिंग करते हैं, इसको कहते हैं HEDGE हेज, हेज बनाते हैं हम लोग। क्या बनाते हैं, हेज। हेज क्या होता है, हेज ये होता है बाढ़ बनाना। जैसे आप गए होंगे पार्क में, आपने देखा होगा बड़े बड़े से जो है आपके सर्व रहते हैं जिससे छोटे छोटे से है ना बाउंड्री टाइप बना लेते हैं, तो वो हेज बनाते हैं और उसके ऊपर करते हैं कि एपिकल डोमिनेंस इसमें लागू होता है, ऊपर की टहनियों को तोड़ दिया जाता है जिससे वो उसका चौड़ीकरण होता रहता है। तो एक तरीके से बाढ़ यहाँ बनता है। 111 का विकल्प यहाँ पे 3 बनेगा सही जवाब। ये आपका विकल्प 3 है, बन जाएगा सही जवाब आपका पर 111। अगला प्रश्न है यहाँ पे 112, ध्यान से देखिए। कह रहे टेट्राप्लाइड मादा पादप का क्रॉस टेट्राप्लाइड नर पादप के साथ कराने के बाद एक बीज के भ्रूणपोष की क्या पलाइडी होगी। तो बच्चा यहाँ पे 112 में अगर बात करें अगर हम 112 में बात करें तो पलाइडी क्या होगी, कह रहे टेट्राप्लाइड मादा पादप है, टेट्राप्लाइड का मतलब 4x। अब इससे जब आप अंडाणु कोशिका बनाएंगे यानी कि एग सेल जो बनाएंगे, यानी इससे जो हम क्या बनाएंगे, इसे हम बनाएंगे जो अंडाणु। इस अंडाणु में अगर यहाँ पे 4x है तो इसके पास में यहाँ 4x है तो यहाँ पे कितना होगा, 2x होगा। अंडाणु को हम लोग एग सेल भी कहते हैं, ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं, एग सेल, ठीक है। यहां पे कह रहे हैं कि इसका क्रॉस कराया गया है टेट्राप्लाइड नर पादप के साथ। टेट्राप्लाइड का मतलब ये 4x है, तो इससे जो हम परागकण बनाएंगे, इससे जो हम क्या करेंगे, जो परागकण बनाएंगे, इसकी पलाइडी क्या होगी, इसकी पलाइडी होगी 2x, इसकी पलाइडी 2x होगी और ये x है। अब ये कह रहे हैं कि हमें भ्रूणपोष की बतानी है और आपको पता है कि भ्रूणपोष हमारे कैसे होते हैं, 3n होते हैं यहाँ पे। तो 3n का मतलब यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पर ये जो 2x है, ये जो आपका 2x है यानी एक सेल का जो 2x, एक हमारी एक सेल भ्रूणपोष में क्या होता है, देखो आपको बता देते हैं भ्रूणपोष में क्या होता है। भ्रूणपोष में हमारा पास होता ये है कि हमारा एक सबसे पहली बात तो ये एक सेल फ्यूज होती है, एक सेल जो होती है ये फ्यूज होती है किसके साथ में, हमारे पास 2 जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं इनके साथ, पोलर जो हमारे होते हैं न्यूक्लियाई इनके साथ फ्यूज होती है। अब देखो एक सेल के पास तो हमें पता है कि भाई साहब एक सेल हमारी कैसी वाली है, 2x वाली है, हमने 2x रख दिया। यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, अब पूरा परागकण 2x है, ठीक है, क्योंकि 4x से हुआ, तो यहाँ पर परागकण के अंदर भी जितनी भी सेल होंगी वो 2x वाले होंगी। तो पोलर न्यूक्लियाई, हर पोलर न्यूक्लियाई कितने वाला होगा, हर पोलर न्यूक्लियाई 2x वाला होगा। तो टोटल हमारे पास यहाँ पर कितने x हो गए हैं, अगर ध्यान से देखें टोटल हमारे पास यहाँ पे हो गए हैं कितने x, 2 ये हो गए और 2 ये वाले 2 जो हैं ये आपके पोलर न्यूक्लियाई वाले हैं। ये 2 कैसे वाले हैं, पोलर न्यूक्लियाई वाले हैं और ये आपके अंडाणु वाले हैं। तो टोटल अगर बात करें तो हमारे पास यहाँ पे 6x कंडीशन बन रही है, यानी कि 6x का मतलब होता है कि ये हेक्सापोलाइड की तरफ इशारा कर रहे हैं। विकल्प नंबर 2 यहाँ पे बन जाएगा सही जवाब। तो आपका प्रश्न 112 में विकल्प 2 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न यहाँ पे 113 है। 113 में क्या है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी संरचना अपने पोलाइडी स्तर से हैप्लॉइड होती है। तो यहाँ पे अगर बात करें हैप्लॉइड को ढूंढना है, हैप्लॉइड में युग्मनज आपको पता है 2n होता है, लघु विराम मात्र कोशिका कैसा होता है, 2n होता है। द्विबीजपत्री में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक ये आपका 3n होता है और मांस का प्रोटोनिमल कोशिका ये आपका n होता है। n का मतलब इसे हम कहते हैं अगुणित, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अगुणित कहते हैं, या इसे हैप्लॉइड भी कहा जाता है, या इसे क्या कहा जाता है, हैप्लॉइड। इसे क्या कहा जाता है, इसे हैप्लॉइड कहा जाता है। तो आंसर यहां बनेगा आपका विकल्प नंबर 3।
आंसर बनेगा विकल्प नंबर 3। अगला प्रश्न है 114। मैचिंग यानी सुमेलित करना है आपको सूची 1 को सूची 2 से। तो सबसे पहले आपको ईटीएस कॉम्प्लेक्स 1 को मैच कराना है और आपको पता है ईटीएस कॉम्प्लेक्स 1 मैच किससे होगा, ये भैया मैच आपका किससे होगा, इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं NADH डिहाइड्रोजिनेज। उसके बाद में हमारे पास क्या है, ईटीएस कॉम्प्लेक्स 2 है और ईटीएस कॉम्प्लेक्स 2 का नाम होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। और ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज तो यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन आपके मिलती जुलती चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। यहां लिख लेते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज। डन है बात। तो इतना आपके सामने आपको पता हो गया। अब अगली बात क्या है, ईटीएस कॉम्प्लेक्स 3। तो ईटीएस कॉम्प्लेक्स 3 को हम लोग कहते हैं यहाँ पे साइटोक्रोम BC1। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं साइटोक्रोम BC1। इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइटोक्रोम BC1 कहते हैं। देन आपका एक लास्ट जो बच रहा है, ये आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 है। और कॉम्प्लेक्स नंबर 4 को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर जो अपना 4 होता है, इसको हम कहते हैं साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। इसको हम कहते हैं साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कहते हैं। तो यहां पर अगर हम मैचिंग कराएं तो यहां पे कौन सा आंसर सही जाएगा, आपका प्रश्न 114 है, विकल्प नंबर 4 देखिए। क्या ए वाले को आपने 3rd से मिलाया है, बिल्कुल सही बात है। क्या बी वाले को आपको ने भी 4 से मिलाया, बिल्कुल सही है। क्या सी वाले को आपने 1 से मिलाया है, बिल्कुल सही बात है। क्या डी वाले को आपने देख लो 2nd से मिलाया है, बिल्कुल सही बात। आंसर यहाँ पे जाएगा आपका 4। आंसर क्या जाएगा, आंसर यहाँ पे भैया जाएगा आपका 4। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या दिख रहा है, अगला प्रश्न आपको यहाँ पे जो दिख रहा है उसका नाम है आपका 115। तो बच्चा 115 में कह रहे हैं निम्नलिखित समीकरण द्वारा उल्लेखित किया गया है log s log c प्लस z log a, जहां z क्या है। तो बच्चा यहाँ पर जो आपका z है ये क्या है, 115 में जो यहाँ पर z है ये है स्लोप्स ऑफ द लाइन, यानी रेखा का ढलान है। ये z आपका क्या है, z हमारा है रेखा का ढलान। आंसर बनेगा आपका विकल्प नंबर 3। आपका प्रश्न 115 विकल्प 3 सही जवाब। अगला प्रश्न है आपका 116, ध्यान से देखिए। कह रहे हैं अपने उदाहरण के साथ पत्ती लक्षण के लिए गलत अनुरूपित यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले पामेटली लिखा है, तो पामेटली संयुक्त जो है ये सिल्क कॉटन के लिए होता है, पामेटली अल्स्टोनिया के लिए नहीं होता है, ये होता है सिल्क कॉटन के लिए। किसके लिए होता है, ये होता है सिल्क कॉटन के लिए। यहाँ अल्स्टोनिया कह रहे हैं, तो यही यहाँ पे अगर बात करें तो यही यहाँ पर गलत दिया गया है, जो गलत है वही यहाँ पूछ रहे हैं। विकल्प 1 बन जाएगा सही जवाब, आपका विकल्प 1 बनेगा सही जवाब। एकांतर पर्ण विन्यास गुड़हल में, प्रति प्रदान मटर में, सम्मुख पर्ण विन्यास कैलाट्रोपिस में होता है, बिल्कुल यहाँ पे सही दिया गया है। इसके अलावा आपको एग्जाम्पल अगर याद रखें तो आप याद कर लिए, एकांतर यानी अल्टरनेट आपके गुड़हल में तो होता ही होता है, साथ में सरसों और सूरजमुखी। गुड़हल के अलावा आप याद कर लो सरसों, और आप क्या याद कर सकते हैं, सूरजमुखी। सूरजमुखी का आपको पता है फूल इसमें पाया जाता है। लास्ट में आपका सम्मुख कैलाट्रोपिस, और आप याद कर सकते हो अमरूद को, यानी कि ग्वावा को याद कर सकते हो। तो ये एक साथ आपके कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके से तैयार हो रहे हैं। पेपर हर बार मॉडिफाई किया जाता है, इस टेक्निक से अगर आप पढ़ेंगे तो हर बार कुछ न कुछ आपके दिमाग में नया जाएगा और आप चीजें यहाँ पर सीख लेंगे, कई सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। तो आपका 116 में अगर बात करें तो गलत क्या है, गलत है आपका विकल्प नंबर 1। अगला प्रश्न आपका 117 है। 117 में कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा 4 घातांकीय वृद्धि का समीकरण है। तो 4 घातांकी का मतलब होता है, यहाँ पे बात कर रहे हैं जियोमेट्रिकल ग्रोथ, यानी कि ज्यामितीय वृद्धि का बात कर रहे हैं। 4 घातांकी का मतलब यहाँ पे बात कर रहे हैं ज्यामितीय, यहाँ पे ज्यामितीय वृद्धि की बात कर रहे हैं। और ज्यामितीय वृद्धि के लिए अगर बात करें तो यहां पर आपको याद होगा अपना फार्मूला क्या होता है, एन टी बराबर
N0 e का पावर RT, ये अपना फार्मूला होता है। N क्या है यहाँ पे, NT अगर बात करें तो क्या है, T समय पर जनसंख्या घनत्व। यहाँ पे जो NT है ये क्या है, NT जो है वो क्या है, ये है आपका T समय पर ये क्या है आपका जनसंख्या घनत्व है। ये क्या है, जनसंख्या आपका घनत्व है। डन है। उसके अलावा यहाँ पे जो N0 है ये क्या है, ये 0 समय पे आपका जनसंख्या घनत्व है। यहाँ पे आप बात कर रहे हैं T की, तो T आपका क्या है, T आपका समय है, T आपका समय है। उसके बाद यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, R की, तो R क्या है, R आपकी आंतरिक दर है। R आपकी क्या है, इंट्रिंसिक जो है यहाँ पे करके हमको याद करना होता है। इंट्रिंसिक मतलब आंतरिक दर होती है, रेट, इंट्रिंसिक रेट बोलते हैं इसे। तो ये सारी चीजें होती हैं, आपको याद रखना कौन क्या यहाँ पे है। तो आपका प्रश्न 17 विकल्प नंबर 4 यहाँ पे बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न जो है उसका नाम है 118। कह रहे हैं बच्चा, प्रमस्तिष्क बलकुट यानी सेरिब्रल कॉर्टेक्स। प्रमस्तिष्क का मतलब सेरिब्रल और बलकुट का मतलब होता है कॉर्टेक्स में क्या क्या होता है। संवेदी क्षेत्र होता है, मोटर क्षेत्र होता है, सहभागी क्षेत्र होता है, सभी होते हैं। विकल्प नंबर यहाँ पे 4 बन जाएगा सही जवाब। तो यहाँ पे 118 में बहुत आसान क्वेश्चन था। सब कुछ सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। सेंस करने का ऑर्गन, मोटर, सेंसरी, सब कुछ यहाँ पे होता है। अगला प्रश्न आपका 119 है। 119 में कह रहे हैं बच्चा, साइटोक्रोम की पहचान करें तो कॉम्प्लेक्स थर्ड और फोर्थ यानी 3 नंबर का कॉम्प्लेक्स 4 नंबर का कॉम्प्लेक्स के बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के लिए चलनशील वाहक का काम करता है कौन। तो यहां बच्चा यहाँ पे काम करता है कौन, यहाँ पे काम करता है साइटोक्रोम सी। ये साइटोक्रोम सी अगर बात करें तो ये छोटी यानी स्मॉल प्रोटीन होती हैं जो अटैच कहां होती हैं, आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन। साइटोक्रोम सी ये आपकी स्मॉल प्रोटीन है। कैसी प्रोटीन है, स्मॉल प्रोटीन है। अटैच कहां होती है, किससे जुड़ी होती हैं, जो इनर मेम्ब्रेन होता है उसके आउटर सरफेस पे ये जुड़ी होती हैं। यहां पे विकल्प 4 बनेगा आपका सही जवाब। कैसी प्रोटीन है, स्मॉल प्रोटीन है। तो यहां पे बच्चा विकल्प 4 बन जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है यहाँ पे 120 में क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पादप केंद्रीय अक्ष पर सेप्टा के बिना उत्पन्न हुए बीजांड के बीजांडासन को रखता है। तो बच्चा यहां पर आपको एक फार्मूला याद कराया था सर ने, पीडीएफ को फार्मूला आपको याद रखना है। पीडीएफ, एफ का मतलब फ्री सेंट्रल में पी और डी नाम के दो आते हैं, फ्री सेंट्रल में पी और डी। तो पी का मतलब होता है प्रिमरोज। पी का मतलब क्या होता है, पी का यहां पे मतलब होता है प्रिमरोज और डी का मतलब होता है डायंथस। डी का मतलब होता है डायंथस। जहां कहीं भी फ्री सेंट्रल की बात करी जाए, केंद्रीय अक्ष वाली अगर बात करी जाती है तो आपको याद रखना है प्रिमरोज और साथ में क्या याद रखना है, आपको याद रखना है डायंथस। तो विकल्प नंबर 4 यहां पे बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे 121। कह रहे हैं हाइड्रा के लिए तंत्रिका के सही विकल्प का चयन करना है। तो हाइड्रा में अगर बात करें तो यहाँ पे बच्चा जो सही है विकल्प वो क्या है अपना, सही से ध्यान से देखें। विकल्प नंबर 3 को जरा ध्यान से देखिए। कह रहे हैं न्यूरॉन के जाल से मिलकर बना होता है। ये बात सही है। कार्पस कैलोसम से होता है नहीं, प्रमस्तिष्क से होता है नहीं, ये किससे बनता है, आपका न्यूरॉन के जाल से बनता है। तो 121 में विकल्प नंबर 3 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न यहाँ पे 122 है। कह रहे हैं कि C4 और C3 पादपों के बीच कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण का अनुपात। तो बच्चा आपको पता है कि C4 में अगर बात करें तो हमारे पास C4 में 2 टाइप की सेल पाई जाती हैं। एक का नाम होता है मीजोफिल और दूसरे का नाम होता है बंडल शीथ सेल। दूसरे का नाम क्या होता है, बंडल शीथ सेल यानी कि कोशिका। 2 टाइप की सेल पाई जाती हैं। ये जो आपकी C4 सेल है ये भाई साहब ऊपर रहती है और नीचे वाली सेल को हम क्या कहते हैं, ये आपकी बंडल शीथ सेल होती है। तो यहां पे अगर बात करें तो यहां पर आपका जो स्थिरीकरण होता है ये 2 बार होता है और C3 में अगर बात करी जाए तो इनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाता है, इनके पास पाया जाता है मीजोफिल कोशिका। इनके पास क्या पाया जाता है, इनके पास पाया जाता है मीजोफिल कोशिका ही पाया जाता है यहाँ पे।
तो यहां पे अगर बात करें तो इनके बाद स्थिरीकरण कितनी बार होता है? 2 बार इनके पास स्थिरीकरण होता है। इनके पास 2 बार स्थिरीकरण होता है। 2 स्थिरीकरण यहाँ पे होते हैं। अगर बात करी जाए स्थिरीकरण कितने होते हैं यहाँ पे 2 बार स्थिरीकरण, यहाँ पे 1 स्थिरीकरण होता है, यहाँ पे 1 होता है स्थिरीकरण। तो यहाँ पे रेशियो हमारा क्या जाएगा? रेशियो जो जाएगा वो जाएगा 2:1, यानी कि विकल्प नंबर 1 बन जाएगा यहाँ पे सही जवाब। आपका प्रश्न 122 विकल्प 1 सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे 123, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा बंध एक अमीनो अम्ल कार्बोक्सिलिक समूह के दूसरे अमीनो अम्ल के साथ अभिक्रिया के परिणामस्वरूप जल के निशान के बनता है? तो बच्चा ये पूरी बात, जैसे अमीनो अम्ल कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक साइड होता है, दूसरे की तरफ होता है अमीनो। तो कार्बोक्सिलिक का मतलब एक साइड में COOH होता है, दूसरे साथ में यहाँ पे NH2 होता है, और यहाँ पे बच्चा क्या रिलीज होता है? पानी बाहर निकलता है। ये सब कुछ होता है कहाँ? पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं प्रोटीन निर्माण में। जब प्रोटीन का निर्माण होता है तो ये बंध आपके बनते हैं। यहां पे प्रश्न आपका जो होगा विकल्प नंबर 4 बनेगा आपका सही जवाब आपके प्रश्न 123 में। अगला प्रश्न है आपका 124। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी फसल उच्च पैदावार के लिए CO2 से प्रचुर वातावरण व्यापक रूप से पाई जाती है? तो यहाँ पर 124 में अगर बात करी जाए तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसके हिसाब से कौन सा जाएगा? उच्च पैदावार के लिए CO2 से प्रचुर। तो बच्चा केवल चुकंदर लिखा है नहीं, केवल गाजर लिखा है नहीं, केवल लिखा नहीं टमाटर और शिमला मिर्च, ये हम लोगों ने NCERT में पढ़ा था। तो यहाँ पर CO2 से प्रचुर वातावरण के लिए व्यापक रूप से उगाई जाती है टमाटर और शिमला मिर्च। 124 का बच्चा विकल्प नंबर 4 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न यहाँ पे है 125। निम्नलिखित 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन दूसरा कारण दिया गया है। तो 125 में अगर बात करें तो यहाँ देखते हैं कौन सही है कौन गलत है। तो 125 में पहली बात कि RDNA जो होता है अपना, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में अगर बात करें एम्पिसिलिन के साथ टेट्रासाइक्लिन वाले माध्यम पर पुनर्योगज रूपांतरित जीवाणु वृद्धि करता है। तो यहां पर यह बात बिल्कुल सही है कि जो अपना नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म्ड है, नॉन रिकॉम्बिनेंट, ये आपका ग्रो करता है। बिल्कुल सही बात है। जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है, इसको बोलते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन रिकॉम्बिनेंट। अगर रिकॉम्बिनेंट नहीं बना है तो ये एम्पिसिलिन और टेट्रा पर दोनों पर ग्रो करेगा। जैसे आपने पढ़ा था कि जैसे PBR 322 के केस में आपने पढ़ा था PBR 322, तो इसमें क्या था? आपने ध्यान दिया था कि यहां पर जो एक जीन लगा था, जो जीन आपका किसके लिए रेजिस्टेंट था? ये रेजिस्टेंट था, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट था। और एक जीन यहां पर जो लगा था सेलेक्टेबल मार्कर, ये किसके लिए था? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट था। तो अगर ये दोनों पे ग्रो कर रहा है, यहां पर भी ग्रो कर रहा है, यहां पर भी ग्रो कर रहा है, तो मतलब हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं गया, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपका गया है। तो यहाँ पे 125 में यही कह रहे हैं कि जो नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए अगर ग्रो हो जा रहा है आपका दोनों पे, एम्पिसिलिन पे भी और उस पे भी, ये कैसा डीएनए है? ये है अभी नॉन रिकॉम्बिनेंट। ये कैसा है? ये आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट है। इसी नॉन रिकॉम्बिनेंट को ही ये बोलते हैं अपुनर्योगज। इसको बोलते हैं अपुनर्योगज बोलते हैं इसको। डन है इतनी बात? चलिए भाई, इतनी बात डन हो गई। तो यहां पर अगर बात करें तो पहली बात बिल्कुल सही करी गई है। दूसरी बात देखते हैं, कहने पुनर्योगज प्लाज्मिड रुचिकर बाहरी जीन नहीं रखता है। तो पुनर्योगज को होगा तो क्यों नहीं रखेगा? पुनर्योगज का मतलब रिकॉम्बिनेंट होता है। सबसे पहली बात आपको यह ध्यान रखना है, पुनर्योगज का मतलब होता है रिकॉम्बिनेंट। अब बताओ, जो रिकॉम्बिनेंट होगा वो जीन नहीं रखता है, वो तो जीन रखेगा। ये कह रहे हैं कि नहीं रखता है, ये बात इनकी गलत है। तो 125 में अगर ध्यान दें तो यहाँ पे A करेक्ट है, R करेक्ट नहीं है। 125 का विकल्प 1 बन जाएगा आपका सही जवाब। A यहाँ पे सही है पर R यहाँ पे सही नहीं है। 1 नंबर बनेगा आपका सही जवाब। अगला प्रश्न आपका है 126। 126 में ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि निम्नलिखित के बीच कवक की पहचान करें जो कि दूसरे कवक के समूह से ताल्लुक नहीं रखता है। तो यहां पर सबसे पहले दिया गया है आपके पास सैक कवक यानी सैक फंजाई, जो आपका संबंधित है एस्कोमाइसेटिस से। ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपका एस्कोमाइसेटिस से।
माइसिटीज से संबंधित है। दूसरा यहाँ पे अगर बात करें तो आपके पास पफवाल है, मशरूम है, और यहाँ पे है ब्रैकेट कवक, ब्रैकेट फंजाई। ये सब के सब संबंधित हैं आपके बेसिडियोमाइसिटीज से। ये सब के सब किससे संबंधित हैं? ये आपके संबंधित हैं बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज से संबंधित है यहाँ पे। तो यहां पर कह रहे हैं कि कौन सा कवक पहचान है जो दूसरे कवक से ताल्लुकात नहीं रखता है? तो वो कवक है आपका सैक कवक, जो दूसरे से ताल्लुकात नहीं रखता है, क्योंकि ये एस्को से है, बाकी सब बेसिडियो से है। तो विकल्प नंबर 1 यहां बनेगा सही जवाब। आपका प्रश्न 26 विकल्प 1 सही जवाब। अगला प्रश्न 27 कह रहे सही अनुरूपता बतानी है। तो सबसे पहले हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा का नाम दिया गया है। हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा यानी कि ये क्या है? एक जीवाणु है, और इससे हमने यहाँ पर अगर बात करें तो हिंड सेकेंड नाम का एंजाइम, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, यह आइसोलेट किया था। अगला है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, जो आपका क्या होता है? जो प्रोटोजोआ होता है, और ये कौन सा डिजीज काज करता है? ये डिजीज करता है मलेरिया। ये मलेरिया करता है, ये मलेरिया करता है, मलेरिया रोग है, मलेरिया करता है ये। अगला है आपका बुचेरिया ब्रैंकप्टाई, एस्के हेलमिंथीज यानी कि जो आपके राउंड वार्म होते हैं उससे संबंधित है बात ये। अगला यहाँ पे अगर बात करें तो कह रहे हैं यहाँ पे HIV है, जो आपका विषाणु है, और HIV आपको पता है HIV विषाणु, और ये क्या करता है? ये करता है एड्स। तो यहाँ पर जो जिसके सामने लिखा है वही बात सही बताई गई है। आपका प्रश्न 127 विकल्प नंबर 3 बनेगा सही जवाब। A का पहला है, B का दूसरा, C का तीसरा, D का चौथा। तो विकल्प नंबर 3 यहां बन जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है आपका 128। सबसे पहले आपको एक यहाँ पे पिक्चर दिखाई गई, जिसमें आपको जो पिक्चर दिख रही है ये ओपियम पोपी का पिक्चर है। ओपियम पोपी यानी जिसको हम लोग बोलते हैं पेपावर सोमनीफरम, ओपियम पोपी भी इसे बोला जाता है, इसको हम बोलते हैं ओपियम पोपी। ओपियम पोपी को अगर बात करें तो इसको हम लोग हिंदी में अफीम भी बोलते हैं। इस अफीम के लेटेक्स से, देखो ध्यान सुनना, इस अफीम के लेटेक्स से हम लोग निकालते हैं मॉर्फिन। इस अफीम के लेटेक्स से, कहां से? लेटेक्स से हम लोग क्या निकालते हैं? हम बनाते हैं मॉर्फिन, और मॉर्फिन का हम करते हैं डाई एसिटाइलेशन। मॉर्फिन का हम क्या करते हैं? हम करते हैं डाई एसिटाइलेशन, डाई एसिटाइलेशन करते हैं, जिससे हम क्या बना लेते हैं? हम बना लेते हैं हीरोइन, या क्या बनाते हैं? या हम बना लेते हैं स्मैक। और ये जो ड्रग, ये असर किस पे करती है? ये ड्रग असर करती है आपके CNS पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, सेंट्रल नर्वस केंद्रीय तंत्र का तंत्र, और आपके GI पे ये असर करती है। तो बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल आकर सही दी गई है। हम बहुत सारी बातें बता दी हैं। दूसरा आपके सामने यहाँ पर क्या है? कैनाविनिस सटाइवा। ये कैनाविनिस सटाइवा को हम लोग क्या कहते हैं भैया? इसको हम कहते हैं भांग। इसको हम क्या कहते हैं? भांग। जैसे इसको हम क्या कहते हैं, एक तरीके से अगर बात करें अफीम, इसको कहते हैं भांग। ये कैनाविनिस जो सटाइवा है ना, इसका अगर ये देखेंगे फिगर, तो इसका फिगर कुछ इस तरीके से होता है, और ये कुछ खिलाड़ियों के द्वारा दुरुपयोग भी किया जाता है अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए, और ये बात यहाँ पे बिल्कुल सही बताई गई है। और ये कैनाविनिस सटाइवा से जो हमें ड्रग मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं कैनाबिनॉइड। असर कहाँ करती है? ब्रेन पे यानी मस्तिष्क पे, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे। ये असर कहाँ करती है? ये असर करती है आपके ब्रेन यानी कि मस्तिष्क पे, और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे मदद करती है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या है? जैसे हृदय संबंधी जो सिस्टम है, ब्रेन मतलब आपका जो मस्तिष्क होता है, थोड़ा बहुत आपको अंग्रेजी भी जानना चाहिए, मस्तिष्क पे ये असर करता है। अगला यहाँ पे आपके सामने जो दिया गया है ये क्या है? ये है आपका धतूरा, और धतूरा के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है हेलोसिनोजन। हेलोसिनोजन प्रॉपर्टी होती है, हेलोसिनोजन प्रॉपर्टी जो करती है दृष्टि भ्रम। हेलोसिनोजन, हेलोसिनोजन इसका लक्षण होता है इसके पास। तो इसमें जो जिसके साथ लिखा हुआ है वो सब आपके सही दिए गए हैं। आपका प्रश्न 128 विकल्प जो इसमें सभी लिखा है वो आपका बनेगा सही जवाब।
यानी कि आपका विकल्प नंबर 4 बन जाएगा यहाँ पे सही जवाब। 128 बहुत प्यारा क्वेश्चन, विकल्प 4 सही जवाब। अगला प्रश्न यहाँ पे 129 है जिसमें आपको बताना है ABCD क्या है। तो एक BCD में अगर A बात करें तो A हमारा क्या है, ध्यान से देखिए A क्या है। A अगर बात करें तो हमारा जो A है ये है बीज आवरण, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम सीड कोट भी कहते हैं। ये है हमारा बीज आवरण। ये B क्या है, B है हमारा भ्रूणपोष। B क्या है, B है हमारा पास भ्रूणपोष। ये C क्या है, C है कॉटिलीडन, जिसको ये है कॉटिलीडन। तो कॉटिलीडन को हम लोग क्या कहते हैं, बीज पत्र, बीज पत्र भी कहते हैं। अगला है हमारे पास D, और D क्या है, D है आपका, यहां देखो लिखा हुआ है हाइपोकोटाइल। तो बच्चा यहाँ पे अगर बात करें जो आपका पहला विकल्प दिया गया है वो आपका सही दिया गया है, आंसर बनेगा आपका पहला, यानी कि विकल्प 1 बनेगा यहाँ पर सही जवाब। बाकी सभी में अगर बात करें तो आपका सीक्वेंस गड़बड़ दिया गया है, बी को यहाँ पे प्रांगुल बताया गया है, आपका गड़बड़ दिया गया है। 129 विकल्प 1 सही जवाब। अगला प्रश्न है 130। 130 में कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन एक लक्षण है जो कोलेनकाइमा ऊतक का नहीं है। तो कौन सा कोलेनकाइमा का ऊतक नहीं है, आपको पता है बच्चा, कोलेनकाइमा आपके लिविंग यानी जीवित ऊतक होते हैं। यहां पे अगर ध्यान दिया जाए तो आप ध्यान से देखिए कि कोलेनकाइमा के लिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये कह रहे हैं मृत होता है बिना प्रोटोप्लाज्म के, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कैसे होते हैं, ये होते हैं जीवित ऊतक। ये कैसे होते हैं, ये जीवित ऊतक होते हैं। ये बात गलत है, तो ये बात इनके लिए नहीं प्रभावी है। विकल्प नंबर यहाँ पे 4 बनेगा सही जवाब। बाकी सारी चीजें ये जितनी भी है ये सब सही यहाँ पे बताई गई है। तो आपका प्रश्न 130 विकल्प नंबर 4 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न आपका 131 है, कह रहे हैं प्रथम पुनर्योगज डीएनए जो फर्स्ट रिकम्बिनेंट आपका डीएनए था का निर्माण किस निम्नलिखित जीव के सहज प्लाज्मिड में प्रतिजैविक प्रतिरोधी कूट लेखन जीन के जुड़ने से हो सका था। तो सबसे पहले जो प्रथम बना था उसके लिए एक बैक्टीरिया था, जीवाणु, उसका नाम था साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। ये साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम नाम के बैक्टीरिया पे ही सर्वप्रथम सबसे पहले काम किया गया था, जिसकी वजह से यहाँ पे विकल्प नंबर 3 बनेगा सही जवाब। आजकल की डेट में हम इक्वलाई यूज करते हैं, लेकिन सबसे पहले की आपकी बात करी जाए, प्रथम की बात करी जा रही है कि आपका फर्स्ट पे अगर बात करी जाए सबसे पहले तो आपको साल्मोनेला पे टिक लगाना है। अगला प्रश्न है आपका 132, कह रहे एक जीव के रोए के रंग अगर गहरा रंग के शेड्स और सफेद माना जाए तो ए क्रॉस नर ए कैपिटल में ए बी बी सी सी दिया गया है यहाँ पे, और गहरे रंग के लिए यहाँ पे स्मॉल ए ये सबको दिया गया है, इसका यहाँ पे क्रॉस कराया गया है। सफेद रोए के रंग का क्रॉस कराया तो F1 में क्या मिलेगा, तो F1 में यहाँ पर मिलेगा इंटरमीडिएट टाइप की चीजें मिलेंगी। ये इंटरमीडिएट भैया क्या है, इंटरमीडिएट का मतलब होता है यहाँ पर माध्यमिक, यहाँ पे माध्यमिक रंग मिलेगा। यहाँ इनका रंग कैसा मिलेगा, माध्यमिक रंग मिलेगा। और यहां पर जो हमारे पास जो आपके जीनोटाइप होगा वो कैसा होगा, यहाँ का कैपिटल है यहाँ का स्मॉल है, तो आपका एक कैपिटल होगा एक स्मॉल होगा, एक कैपिटल होगा एक स्मॉल होगा, एक कैपिटल होगा एक स्मॉल होगा। इस तरीके का यहाँ पर हमको जीनोटाइप मिल जाएगा। तो 132 में अगर बात करें तो इंटरमीडिएट कलर मिलेगा, यानी माध्यमिक कलर यहाँ पे मिलेगा। विकल्प नंबर 1 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न है आपका 133। 133 में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकार वायु कोशिकाओं की दीवार के क्षतिग्रस्त होने के कारण होता है। तो बच्चा वायु कोशिका यानी एल्वियोलर वॉल डैमेज हो जाती है, इसका मुख्य कारण होता है अपना एल्वियोलर वॉल, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एल्वियोलर वॉल। ये जो एल्वियोलर वॉल है जब डैमेज होती है तो इसका मुख्य कारण होता है एम्फाइस्मा। एम्फाइस्मा का मुख्य कारण क्या है, एम्फाइस्मा का मुख्य कारण, एम्फाइस्मा का मुख्य कारण क्या होता है, सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग यानी सिगरेट पीना इसका मुख्य कारण होता है। और ये कैसा आपका क्रोनिक डिसऑर्डर होता है, धीरे धीरे होता है, एकदम से नहीं होता है। आपका विकल्प नंबर 4 यहां बन जाता है जवाब। आपका प्रश्न 33 विकल्प नंबर 4 बनेगा सही जवाब।
अगला प्रश्न है आपका 134। 134 में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि बच्चा यहाँ पे हार्मोन मोचक आईयूडी कौन सा है? हार्मोन मोचक का मतलब हार्मोन रिलीजिंग की बात कर रहे हैं, कंफ्यूज मत हो जाना। हार्मोन मोचक का मतलब है बात कर रहे हैं हार्मोन रिलीजिंग की, ठीक है। तो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी कौन है, ध्यान से देखो। तो हार्मोन रिलीजिंग में अगर बात करी जाए तो यहां पर आपको जो दिख रहे हैं वो आपको दो दिख रहे हैं। एक का नाम है LNG-20, एक का नाम है प्रोजेस्टासर्ट। एक का नाम है LNG-20 और एक का नाम है प्रोजेस्टासर्ट, जो कैसा है, हार्मोन रिलीजिंग है। तो यहां पर हार्मोन रिलीजिंग तो समझ गए। अब बात ये आती है कि आपका एक था कॉपर रिलीजिंग, उसको भी हम लोग जान लेते हैं। ये कॉपर रिलीजिंग वाले कौन कौन से हैं? अगर कॉपर रिलीजिंग अगर आपसे पूछा जाता है तो इसमें आपके तीन आते हैं कैटेगरी। एक को CuT यानी कॉपर टी कहते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे Cu7 कहते हैं, और यहाँ पे एक को हम लोग बोलते हैं मल्टी लोड 375। यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टी लोड 375। इन तीनों को एक साथ बोला जाता है कॉपर रिलीजिंग। ये कॉपर रिलीजिंग आईयूडी होते हैं। क्या होते हैं? कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। तो कॉपर रिलीजिंग में अगर ये बात करें तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है कॉपर रिलीजिंग से। CuT Cu7 यहाँ पे लिखा नहीं है, कोई बात नहीं, आगे के लिए याद रखिए। यहाँ पे बच्चा जो आपका लाइफ स्वरूप लिखा है ये नॉन मेडिकेटेड में आता है। जो लाइफ स्वरूप लिखा है ये आता है नॉन मेडिकेटेड में। ये किस में आता है? आपका नॉन मेडिकेटेड में आता है। बॉल्ट्स अगर बात करें तो ये आपका एक तरीके से बैरियर के लिए होता है। तो यहां पर अगर बात करी जाए 134 में हार्मोन रिलीजिंग में LNG-20 प्रोजेस्टासाइड दिया है। आपका प्रश्न जो 134 होगा उसका आंसर बनेगा बी और सी, और बी और सी 134 के दिया गया है 4 में, विकल्प नंबर 4 में दिया गया है। तो यानी कि जो विकल्प नंबर 4 है यही आपका जवाब बनेगा। विकल्प नंबर 4 बन जाएगा आपका सही जवाब आपके प्रश्न 134 का। अगला है यहाँ पे बच्चा ड्रोसोफिला की कहानी। ड्रोसोफिला में यहाँ पे क्या कह रहे हैं? आंखों के रंग और शरीर के रंग का जीन स्थित कहां होते हैं? तो आपको पता है ये होते हैं X क्रोमोसोम पर। तो यहां पे लिख देंगे X और क्या लिख देंगे? क्रोमोसोम। क्या लिख देंगे यहाँ पे? X क्रोमोसोम। X क्रोमोसोम बोल सकते हैं, X हम लोग गुणसूत्र बोल सकते हैं, जो आपका मन करता है वो आप बोल सकते हैं, चाहे क्रोमोसोम बोलिए चाहे गुणसूत्र बोलिए। विकल्प नंबर 4 यहां बनेगा आपका सही जवाब। आपका प्रश्न 135 विकल्प नंबर 4 बन जाएगा भैया यहाँ पे सही जवाब। हमारे सेशन के क्वेश्चन यहाँ पे इंड हो रहे हैं, कहीं नहीं जाइएगा, सेशन में बने रहिएगा। कुछ ही पलों में आपके सामने आने वाले हैं आपके रिस्पेक्टेड सुधीर सर, और आपका 136 से आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करिएगा। तब तक हमारी तरफ से सभी को जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय। बच्चों, आज आप लोगों ने FST 37 का टेस्ट दिया होगा और मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरे बच्चों का ही टेस्ट बहुत अच्छा हुआ होगा। अब बेटा जो 90 से लेकर 91 से लेकर 135 तक क्वेश्चनों का जो डिस्कशन किया डॉक्टर अनिरुद्ध सर ने किया, और 136 से लेके बेटा 180 तक के क्वेश्चन को मैं सुधीर कटियार आपके साथ क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। हिंदी माध्यम की श्रृंखला को बढ़ाते हुए हमारे सिंह सर का जो मुख्य उद्देश्य है, जो उनका लक्ष्य है, पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार सबको, उसी श्रृंखला के अंतर्गत हम बेटा यहाँ पे क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए बेटा 136 नंबर का सवाल है बेटा, यहाँ पे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? देखिए, एक्टिन और नियामक प्रोटीन पतले तंतु में स्थित होते हैं। बिल्कुल भाई, रेगुलेटरी प्रोटीन इसमें होते हैं, ये बात तो सही है। ठीक। जेड रेखा और मायोसिन जो मोटी परंतु सार्कोमियर के किनारे पर होती हैं। जो जेड रेखा है बेटा, यहाँ पे मायोसिन और सार्कोमियर के मध्य में स्थित होती है बेटा, किनारे पे नहीं होती बेटा, ये मध्य पे होती हैं। मध्य पर स्थित होती, तो ये बात गलत हो गई बच्चों। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एसिटिलकोलिन संग्रहित करता है। एसिटिलकोलिन को बेटा जो होती हैं वो वेसिकल्स होती, सिनेप्टिक वेसिकल्स वहां स्टोर होता है।
यहाँ पे बेटा जो स्टोर होता है वो कैल्शियम आयन होता है। ठीक बच्चों, मायोसिन क्रॉस हेतु कैल्शियम बंधन स्थल, कैल्शियम बंधन स्थल ना होके बेटा या एक्टिन बंधन स्थल होते हैं बेटा। ठीक बच्चों, तो इस जगह पे 136 का जो उत्तर जाएगा मेरे बेटा वो पहला जाएगा। अगला सवाल देखते हैं बेटा हम लोग 137 नंबर का। नीचे दिए गए दो कथन हैं, ठीक। अंतः झिल्लिका तंत्र के झिल्लीबद्ध अंग समन्वय करके कोशिकी कार्य करते हैं। ठीक है, मतलब जो मेम्ब्रेन बंद जो है बड़ा झिल्लिका बंद है वो सभी जो है मिलके कार्य करते हैं। ये कथन तो बिल्कुल सही है, जिसमें बेटा जो है केंद्रक होता है, फिर बेटा आरईआर है, फिर एसईआर है, फिर गोल्जी बॉडी है, ठीक, फिर लाइसोसोम है, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हरितलवक अंतःझिल्लिका तंत्र का एक भाग नहीं है, ये बात सही है बेटा। जो है ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम या अंतःझिल्लिका के पास नहीं होते, इनके साथ बेटा पराक्सीसोम भी भाग नहीं होता है। तो देखिएगा इसमें दोनों ही कथन सही जा रहे हैं, तो इस जगह पे 137 का जो उत्तर होगा वो तीसरा जाएगा। 138 नंबर का सवाल बेटा हम लोग देखते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? न्यूक्लियोसोम बेटा जो होता है आपको मालूम है, ये ऑक्टामर हिस्टोन प्रोटीन और उसके चारों तरफ जो है डीएनए रैप्ड होता है, और रैपिंग जो होती है 1/3/4 होती है, और उस डीएनए में जो रैप करता है उसमें 200 बेस पेयर होते हैं। तो इस जगह पे न्यूक्लियोसोम डीएनए कुंडली का 120 ना होके बेटा यहाँ 200 बेस पेयर होगा। ठीक है बेटा, 200 बेस पेयर। तो यहाँ पे पहले ही देखेंगे कथन गलत आ गया है बच्चों। न्यूक्लियोसोम इलेक्ट्रॉन शुद्ध देखने पर डोरी पर मोती के रूप में देखा जाता है, सही बात है बेटा, जिसे हम बीड ऑन स्ट्रिंग कहते हैं। जो ये बीड नजर आते हैं मोती की तरह, ये न्यूक्लियोसोम हो गए बेटा, न्यूक्लियोसोम हो गए, और ये बीड ऑन स्ट्रिंग हो गई क्रोमेटिन की। डीएनए धनात्मक रूप से आवेशित स्टोन अष्टक के चारों लिपट कर न्यूक्लियोसोम का निर्माण करता है, ये बात भी सही है। और ये जो लपटा जो होता है 1/3/4 एक चक्कर पूरा घुमा रहता है, और बेटा दूसरा जो है 3/4 घुमा रहता है। न्यूक्लियोसोम क्रोमेटिन की प्रभावित करने वाली इकाई है, बिल्कुल सही बेटा। तो इस जगह पे देखा जाए तो 138 का जो उत्तर जाएगा वो पहला जाएगा। 139 नंबर का सवाल बेटा हम लोग देखते हैं यहाँ पे। एक अभिक्रिया में एक एंजाइम द्वारा निम्नलिखित कौन कथन सही है? ठीक बेटा, अगर हम यहाँ पे देखते हैं एंजाइम जो है ये सक्रियण ऊर्जा को घटाता है और संक्रमण अवस्था को बनाने के लिए, ये बात बिल्कुल सही है। जो एंजाइम होते हैं जो क्रिया में जो अभिकर्मक होते हैं उनकी सक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बेटा अभिकर्मक आपस में क्रिया कर सकते हैं, और उससे जो है रेट ऑफ जो रिएक्शन है वो बढ़ जाता है। एंजाइम क्रियाधार उत्पाद में संक्रमण को ज़्यादा कठिन बनाता है, बिल्कुल गलत है बेटा। एंजाइम सक्रियण ऊर्जा को बढ़ाता नहीं घटाता है बेटा, ये बात भी गलत है। एंजाइम क्रियाधार सम्मिश्रण एक अभिक्रिया के दौरान बहुत लंबे समय तक बनता नहीं बेटा, बहुत कम समय के लिए बनता है। ठीक है, तो इस जगह पे 139 का जो उत्तर होगा बेटा वो पहला जाएगा। निम्नलिखित में कौन हार्मोन रक्तदाब को कम करता है? ठीक बच्चों, देखेंगे, देखिए एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है बेटा, ये जो है हमारे जो है यूरिन के जो है वाटर को या वाटर मिनरल के साथ डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, ये नहीं होगा बेटा। एएनएफ एट्रियल नेट्रियूटिक फैक्टर जो है या कारक जो होता है
ये हार्ट के एट्रियम से सिक्रीट होता है और ये जो है जो है नलिकाओं को फैलाता है या वैसोडाइलेटर है। तो ये जो है बेटा रक्त दाब को कम करेगा। एल्डोस्टेरोन जो होता है साल्ट रिटेनिंग को हार्मोन है, ये साल्ट को रेगुलेट करता है हम लोगों की बॉडी में। एंजियोटेंसिन सेकेंड जो है बेटा ये पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रक्टर है, रक्त की नलिकाओं को सिकोड़ता है जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो ये बात भी गलत हो गई मेरे बच्चों। तो 140 का जो उत्तर जाएगा यहाँ पे वो दूसरा उत्तर जाएगा। अगला है बेटा 141 नंबर का सवाल है, जो स्थानिकता जो है जानी जाती है। स्थानिकता को बेटा हम लोग जो कहते हैं एंडेमिज्म। जो एंडेमिज्म वो स्पीसीज होती है जो किसी विशेष जगह पे पाई जाती है, हर जगह जो नहीं पाई जाती है। ठीक है बेटा, तो इस जगह जो है स्थानिकता मतलब हो गया जाति प्रचुरता नहीं होगा, जाति एक रूपता नहीं होगा, जाति जो उसी क्षेत्र के लिए जानी जाती है उसी को बेटा हम एंडेमिज्म कहते हैं। और जाति विविधता भी नहीं होगा। और ये बेटा हॉट स्पॉट का कैरेक्टर होता है। आपको मालूम है टोटल हॉट स्पॉट जो है वो 34 होते हैं, इनिशियली जो थे बेटा 25 थे। तो 141 का जो उत्तर जाएगा बेटा ये तीसरा जाएगा। एक कोशिका में डीएनए हेलिकेज एंजाइम डीएनए स्ट्रैंड के अलगाव के लिए लाया गया। ठीक है बेटा, ये बेटा हेलिकेज का जो जरूरत पड़ती बेटा बच्चों ध्यान रखना, रेप्लिकेशन में होगा या प्रतिकृतरण में होगा वह हेलिकेज होगा। अगर ट्रांसक्रिप्शन होगा तो वहां पे बेटा आरएनए पॉलीमरेज होगा। और पीसीआर के केस में बेटा टेम्परेचर होता है। तीनों में अलग अलग अवस्थाएं हैं। तो जबकि पीसीआर में डीएनए स्ट्रैंड को अलग होगा कारण बेटा उच्च तापमान होता है। और ये उच्च तापमान जो है लगभग 90 डिग्री के सेंटीग्रेड होता है और यह जो है उच्च तापमान के अंतर्गत आएगा। तो इस जगह पे 142 का जो उत्तर जाएगा वो पहला होता है बच्चों। ठीक, यहाँ पे और प्राइमर्स के दो समूह जब जोड़े जाते हैं बेटा उसको हम जो है वहाँ एनीलिंग कहते हैं। और टैग पॉलीमरेज के द्वारा जब उसको बढ़ाए तो उसको बेटा हम प्रसार कहते हैं। और इसमें जो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स हैं वो डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड होती हैं। तो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे निष्क्रियण होगा, तापानुशील हो गया और प्रसार हो गया। ठीक, ये तीन अवस्थाएं पीसीआर की होती हैं। तो 142 का जो उत्तर होगा बच्चों वो पहला जाएगा। एक 143 नंबर का सवाल बेटा देखते हैं यहाँ पे। एक कम पुनर्संयोजन आवृत्ति संकेत देती है कि जीन होते हैं। बेटा देखिएगा जब बेटा पुनर्संयोजन कम होगा उसकी आवृत्ति कम होगी तो उसका कारण बढ़ेगा जीन जो है एक ही क्रोमोसोम में बहुत नजदीक होंगे। जब एक बहुत नजदीक होंगे तो लिंकेज की जो है अवस्था ज्यादा होगी और बेटा पुनर्संयोजन की जो फ्रीक्वेंसी की अवस्था कम होगी। तो एक दूसरे काफी दूर होगा। तो यहाँ पे बेटा जो हो जाएगा पुनर्संयोजन आवृत्ति अधिक होगी। एक दूसरे के एक ही क्रोमोसोम नजदीक होंगे तो पुनर्संयोजन की आवृत्ति जो होगी ये होगी ज्यादा पाई जाएगी और वहां लिंकेज होगा। लग नहीं होते हैं, ढीरने तरीके से होती ये बात भी नहीं होगी। तो 143 का जो उत्तर होगा बेटा वो दूसरा जाएगा। मानव में कितने वाई गुणसूत्र द्वितीय ध्रुवीय काय में होते हैं बेटा? आपको मालूम है जो पोलर बॉडी जो बनती है एक्स क्रोमोसोम के मॉडिफिकेशन से बनती हैं। तो अगर यहाँ मानव में वाई क्रोमोसोम जो है और वाई क्रोमोसोम मेल का कैरेक्टर होता है तो ये जो पोलर बॉडी है ये फीमेल का कैरेक्टर होता है। तो ये जो है मेल वाई मतलब तो इसमें जो है कहीं पे भी बेटा वहां पे पोलर बॉडी नहीं होगी। तो 144 का जो उत्तर जाएगा बेटा वो दूसरा जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बेटा हम लोग देखते हैं 145 एक जनसंख्या निश्चित
संसाधन के साथ लॉजिस्टिक वृद्धि वक्र को प्रदर्शित करती है, जहां घटनाओं का सही क्रम होगा। अगर हम यहाँ पे बेटा देखते हैं बच्चों, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो होता है उसमें बेटा जो होगा लैग प्रवस्था होता है। ठीक, जैसे मान लीजिए मैंने कोई ये जो ग्राफ होता है सिग्मॉइड होता है। सबसे पहला जो होता है लैग अवस्था होता है, फिर त्वरित अवस्था होता है, फिर धीरे मंदन होता है, फिर अंतरस्पर्शी जो अवस्था पाई जाती है, ये हो गई लैग अवस्था, ये हो गई एक्सेलरेटेड, ये हो गई रिटार्डेशन, और ये हो गई एसिम्प्टोडेट या अंतस्पर्शी कहते हैं बेटा। ठीक है बेटा, तो ये 4 अवस्थाएं हो गई, और ये चारों अवस्थाओं में सबसे पहले शुरुआत लैग है, तो इसमें देखिएगा लैग ये हो जाएगा। और लिमिटेड जब होता रिसोर्स, उस समय की पॉपुलेशन में इस तरह की अवस्थाएं देखी जाती हैं बेटा। तो 145 का जो उत्तर होगा वो चौथा जाएगा। एयर ब्लैडर पाया जाता है बेटा। एयर ब्लैडर जो है ये बोनी फिशेस का कैरेक्टर होता है, जिसके कारण बेटा ये मछलियां फ्लोट करती रहती हैं, और ये जो है इनको लगातार स्विमिंग करने की जरूरत नहीं है। ये बोनी फिश का कैरेक्टर हो गया। एप्स में बेटा नहीं, एप्स में बेटा हॉलो एंड पोरस बोन्स होती हैं, वो बेटा इसमें सहायता करती, तो ये एप्स नहीं होगा। साइक्लोस्टोमेटा जो है ये फिशेस ना होके पहले वर्टिब्रेट होते हैं, इनमें भी नहीं होता है। कार्टिलेजिनस फिशेस में एयर ब्लैडर अनुपस्थित होता है, इसीलिए इनको लगातार स्विमिंग करने की जरूरत पड़ती है। तो 146 का जो उत्तर जाएगा पहला जाएगा। एक 147 नंबर का सवाल बेटा देखते हैं यहाँ पे हम लोग। ठीक है, देखेंगे अगर इस जगह देखेंगे बच्चों, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन केवल गर्भावस्था के समय स्रावित होता है। ठीक है बच्चों, तो रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है ये चाइल्ड बर्थ के समय होता है बेटा। ऑक्सीटोसिन हमेशा ही सिक्रीट हुआ करता है, नहीं होगा। हाँ, ह्यूमन कोरिनोगोनाडोट्रोपिक जो है ये प्रोटीन हार्मोन, ये सिक्रीट होगा बेटा। और जो HPL है ह्यूमन प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये भी सिक्रीट होगा। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बेटा ये भी हमेशा सिक्रीट होता रहता है, और प्रोजेस्टेरॉन जो है ये बेटा एंडोमेट्रियम को बेटा जो है थिकनेस को बढ़ाता है। तो इस जगह पे ACD, अगर देख ACD तो उत्तर चौथा होगा। 147 का जो उत्तर होगा वो चौथा जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। श्वसन के नियमन में रसायन संवेदी क्षेत्र मस्तिष्क के मेडुला क्षेत्र में लय केंद्र के आसपास स्थित होते हैं, अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। तो बेटा जो रसायन संवेदी क्षेत्र जो होते हैं ये मुख्य रूप से मेरे बच्चों ये कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन के लिए संवेदी होते हैं, और ऑक्सीजन के लिए बिल्कुल भी ये संवेदी नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, और ये रसायन संवेदी आयन जो है एक तो मेडुला के रीजन में के साथ साथ बेटा ये ब्लड वेजल्स में ही पाए जाते हैं, जिन्हें बेटा हम लोग कैरोटिड आर्टरी भी कहते हैं। ठीक है, जो कि हमारे हेड में ब्रेन में ब्लड को ले जाने का काम करती है। इनके अलावा आर्किटिक आर्किचेस में भी जो है ये सेंटर पाए जाते हैं ब्रेन के अलावा, और ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के लिए सेंसिटिव होते हैं, ऑक्सीजन के लिए क्वाइट इनसिग्निफिकेंट होते हैं। तो 148 का जो उत्तर जाएगा बेटा वो दूसरा जाए। 148 का जो उत्तर जाएगा वो दूसरा जाएगा। 149 बेटा यहाँ गलत अनुरूपता का चयन करना है बच्चों। डोसा इडली जीवाणु द्वारा होता है, फर्मेंटेड होता है, और फर्मेंटेशन में एथिल अल्कोहल के साथ CO2 बनती है। CO2 जो के ही कारण परफोरेशन होता है। सिट्रिक एसिड जो है बेटा ये सिट्रस एसिड जो है बहुकोशिकीय जीव द्वारा उत्पादित होता है, बिल्कुल सही है बेटा। एसिटिक एसिड जो है ये जो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, एसिडोबैक्टर, ये एक कोशिकीय प्रोकैरियोट होता है, ये बात भी सही है। साइक्लोस्पोरिन ए जो है ये एक कोशिकीय के द्वारा ना होके ये बहुकोशिकीय जो होता है, जिसको बेटा ट्राइकोडर्मा कहते हैं, ये एक फंजाई होती है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ट्राइको
डर्मा पॉलीस्पोरम जो होती है ये साइक्लोस्पोरिन है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में इम्यूनोसप्रेसिव के रूप में ये कार्य करती है। तो इस जगह पे जो है गलत अनुरूपता में चौथा उत्तर जाएगा। 149 का जो उत्तर है ये चौथा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की उपकला रक्त वाहिनियों को आस्तरित करती है? अगर हम यहाँ पे बेटा देखते हैं बच्चों तो कासाकी उपकला नहीं होती बेटा। जो ब्लड वेजल्स में पाई जाती है वो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होती है। कोशिकाएं जो फ्लैट होती हैं उनके मार्जिन वैवी होते हैं और ये एक्सचेंज वाली जगह पाई जाती है। तो इस जगह पे जो है बेटा उत्तर जो जाएगा सल्की उपकला जाएगा। ठीक है, तो 150 का जो उत्तर होगा बेटा ये दूसरा होगा। लेकिन क्यूबाइडल जो है ये पीसीटी डीसीटी में होती हैं और इन जो स्तंभाकार जो होती हैं बेटा ये पाई जाती हैं, गट में पाई जाती हैं। ठीक, तो इस जगह पे 150 का उत्तर दूसरा होगा। 151 बेटा, 151 में बेटा हम लोग ये देखते हैं कि अर्धसूत्री फर्स्ट के पूर्वावस्था के दौरान पाए जाने वाली घटनाओं को सही क्रम में चयन करें। अगर हम यहाँ पे सही क्रम में चयन करते हैं बेटा, जब भी कोशा विभाजन होता है तो सबसे पहले जो है कोशा का में क्रोमोसोम का कंडेंसेशन संघनन होता है। संघनन के बाद बेटा वहां पे जो है केंद्रक आवरण का कोशा क्रोमोसोम का संघनन होगा। ये बात सही है बेटा। ठीक, फिर इसके बाद अगर देखा जाएगा बेटा तो वो होगा वहां पे सिनेप्टोनीमल सम्मिश्रण का निर्माण होगा। ठीक, सिनेप्टोनीमल के बाद बेटा फिर वहां पे जो बेटा यहाँ पे 5 ना होके यहाँ पे ई होगा, ये देखेंगे ई। ठीक है, ये कंफ्यूज कर रहा था बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ बेटा देखिएगा, तो अर्धसूत्री के प्रोफेज प्रथम के दौरान पाए जाने वाले घटनाओं के सही क्रम का चयन करें। तो इसमें सबसे पहले जो होगा बेटा वो होगा गुणसूत्रों का संघनन। ठीक, इसके बाद सिनेप्टोनीमल सम्मिश्रण का निर्माण होता है। ये जो बनता है बेटा पैकेटीन में, संघनन हो गया जाइगोटीन में। इसके बाद बेटा जो है उनमें विनिमय होता है। इसके बाद उनमें जब विनिमय हो जाता है, जब विनिमय हुआ होता है क्रॉस लाइक संरचना होती है जिसे कैजमेटा कहते हैं, कैजमेटा को उपांतरीकरण। और इसके बाद जो है कि सबसे अंत में जो है केंद्रक आवरण का विघटन होता है। तो पहले नंबर पे बेटा जो हो गया ये क्रोमोसोम का संघनन हो गया। दूसरे नंबर पे सिनेप्टोनीमल मिश्रण का निर्माण हो गया। तीसरे नंबर पे बेटा क्रॉसिंग में विनिमय हो गया। चौथे नंबर पे बेटा कैजमेटा का उपांतरीकरण हो गया। और पांचवें नंबर पे बेटा यहाँ पे देखा केंद्रक आवरण का अवघटन हो गया। तो इस जगह पे देखा जाए तो यहाँ पे जो है पहला आंसर जाएगा। 151 का जो है उत्तर पहला होगा। मानव में 3 परतें सभी ऊतकों का वयस्क में निर्माण करती हैं। ये 3 परत होती बेटा जो एम्ब्रियोनिक अवस्था में आती है बेटा। एक्टोडर्म होता है, इंडोडर्म होता और मीजोडर्म होता, मध्य परत नहीं बेटा। तो इस जगह पे 3 हो जाएगा, ए बी सी, ए बी सी उत्तर पहला जाएगा बेटा। 152 का जो उत्तर होगा ये पहला उत्तर जाएगा। आगे देखते हैं बेटा, हृदय पेशियों में अपर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति तीव्र सीने में दर्द के कारण लक्षण का कारण है बनती है। यह परिसंचरण तंत्र का विकार पहचाना जाता है। बच्चों अगर ध्यान दो
अगर हमारे हार्ट में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं कम हो जाती है तो उसे एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। ठीक है, तो इस जगह पे 153 का तो उत्तर बेटा जो जाएगा वो पहला जाएगा। लेकिन अगर बेटा हार्ट बीट ऐसे नोट से इम्पल्स जनरेट बंद हो जाता, अचानक सडन डेथ होती है, तो उसे कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। ठीक बेटा, कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। अगर हार्ट बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट ब्लड की जरूरत है उतना पंप नहीं कर पाता है तो उसे हार्ट फेल कहते हैं। और जब बेटा जो हार्ट की वॉल की मसल्स को जो ब्लड सप्लाई करती हैं बेटा आर्टरी, उनमें बेटा ल्यूमेन कम हो जाने के कारण जो बेटा हार्ट को ब्लड सप्लाई इरेगुलर हो जाती है उससे बेटा हार्ट अटैक कहते हैं और वो कोरोनरी बीमारी कहलाती है। तो इस जगह पे बेटा 153 का जो उत्तर जाएगा वो पहला जाएगा। 154 नंबर का सवाल बेटा हम लोग देखते हैं। 154 में देखेंगे, बहुत सारे नेत्रांशक की सहायता के साथ एक काकरोच एक वस्तु का बहुत सारे प्रतिबिंब देखता है, इसे मोज़ेक दृष्टि कहते हैं। ठीक बेटा, ये सही है बेटा। मोज़ेक दृष्टि संवेदनशील नहीं होती है बेटा, वो बहुत ज्यादा जो है सुग्राही होती है और विभेदन क्षमता जो है कम होती है। तो वो बेटा सुग्राही होती है, या सुग्राही होगा। ठीक, और इसकी ज्यादा रेजोल्यूशन ना होके बेटा यहाँ पे कहेंगे विभेदन क्षमता कम होगी, विभेदन क्षमता कम होगी। तो इस जगह पे उत्तर अभिकथन सही है परंतु आर सही नहीं है। तो 154 का जो उत्तर जाएगा बेटा वो पहला जाएगा। उभयचर और ज्यादातर सरीसृप 3 कक्षी हृदय रखते हैं, सही, जिसमें 2 आलिंद और 1 निलय होता है और ओविपेरस प्रकृति का होता है। ठीक है बेटा, ये कथन तो सही है। मगरमच्छ एक 4 कक्षीय हृदय 2 निलय 2 आलिंद के साथ रखता है और वीवी पैरस होता है। वीवी पैरस ना होके बेटा ये ओवी पैरस होता, अंडज है बेटा, अंडज। तो कथन 1 सही है और कथन 2 जो है गलत है। कथन 1 सही है और कथन 2 जो गलत है। तो 155 का जो उत्तर जाएगा बेटा वो पहला जाएगा। शिशु विहीन जोड़ा शिशु को पाने के लिए निम्नलिखित में कौन एक सहायक जनक तकनीक का उपयोग नहीं करेगा? जिफ्ट करेगा, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर जो बेटा टेस्ट ट्यूब बेबी का होता है, जिसमें जिफ्ट होता है बेटा और इन विट्रो फर्टिलाइजन होता है। ये जो है ये बेटा सहायक जनन तकनीक के पार्ट हैं और इनके अलावा बेटा इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर भी होता है। आयोडीज जो है बेटा एक गर्भ निरोधक प्रकृति होती है जो कि 3 प्रकार की होती है बेटा, आपने पढ़ा होगा बेटा। और भारत में सर्वमान्य रूप से आयोडीज है, ये एक्सपर्ट डॉक्टर के द्वारा उपयोग किए जाते हैं। एक नॉन मेडिकेटेड होता है जो एक प्रकार से बैरियर की तरह काम करता है। ठीक है बच्चों, लेकिन ये आयोडीज है। दूसरा बेटा हार्मोनल होता है और तीसरा बेटा कॉपर रिलीजिंग होता है। हार्मोनल इम्प्लांटेशन को रोकता है और कॉपर जो होता है बेटा ये फर्टिलाइजेशन की स्पर्म की फर्टिलिटी को कम करता है। तो इस जगह पे 156 का जो उत्तर जाएगा बेटा वो दूसरा जाएगा। 157 बेटा, प्रतिरक्षा दमनकारी जले हुए मरीजों अथवा अंग प्रत्यारोपण के दौरान किसको अवरोधित कर के लिए दिया जाता है? बेटा आपको मालूम है अंग प्रत्यारोपण का जो मुख्य रूप से जो इम्यूनिटी पार्ट भाग लेती है वो जो है कोशामादित प्रतिरक्षा होती है, वो इसी के लिए दिया जाता है। एंटीबॉडीज के लिए ह्यूमोरल होता है बेटा, साइटोकाइन जो नहीं होगा बेटा, और जन्मजात प्रतिरक्षा नहीं, ये जो है इन्नेट इम्यूनिटी के भाग होते हैं। तो इस जगह पे 157 का जो उत्तर जाएगा बेटा वो चौथा जाएगा। 158 नंबर का बेटा देखते हैं यहाँ पे,
कर्ण मोम को स्रावित करने वाली कोशिकाएं किस प्रकार की उपकला रखती हैं? तो अगर कर्ण मोम की बात की जाती है तो बेटा ये स्तंभाकार नहीं होती हैं, और चूंकि बेटा डक्ट के द्वारा स्रावित ये जो है इनमें पसीना और तेल की दोनों ग्रंथियां होती हैं मुख्य रूप से, तो ये जो है वह एक स्रावी ग्रंथिल उपकला होती है। ठीक है, तो इस जगह पे 158 का जो है उत्तर जो है ये दूसरा जाएगा। और ये हमारे बाहरी जो डस्ट है, इंसेक्ट है, अदर जो बाहरी पार्टिकल है, उनको हमारे कान के पर्दे को उनसे जो है प्रतिरक्षा या बचाती हैं। संयुक्त उपकला नहीं होगा और अंतःस्रावी नहीं होगा, चूंकि ये हार्मोनल स्रावित होती हैं। तो 158 का जो उत्तर जाएगा बेटा दूसरा जाएगा। 159 नंबर का सवाल बेटा देखते हैं यहाँ पे। वृषण से शुक्राणुओं के स्थानांतरण के लिए निम्नलिखित नर सहायक नलिकाओं को सही क्रम में व्यवस्थित करें। अगर यहाँ पे हम सही क्रम में बड़ा व्यवस्थित करते हैं तो सबसे पहले जो आएंगी वृषण जालिकाएं आएंगी। वृषण जालिकाएं पहले नंबर पे होंगी बेटा। ठीक बच्चों, वृषण जालिकाओं के बाद जो है शुक्र वाहिकाएं आएंगी बच्चों। शुक्र वाहिकाएं ये दूसरे नंबर पे होंगी बेटा। ठीक, इसके बाद जो बेटा आएंगी आदिवृषण आएगा तीसरे नंबर पे। आदिवृषण के बाद जो है जो चौथे नंबर बेटा शुक्रवाहक आएंगे, और फिर बेटा जो है स्खलन नलिका 5वें नंबर पे आएगी। ठीक, तो 159 में अगर हम देखते हैं बच्चों तो सबसे पहले जिन्हें रेटी टेस्टिस कहा जाता है बेटा, तो ये वृषण जालिकाएं हो गई। ठीक, इसका सी नंबर पे जो हो गई शुक्रवाहिकाएं हो गई। तो इस जगह पे जो उत्तर जो जाएगा 159 का जो उत्तर जाएगा वो तीसरा जाएगा। ठीक बच्चों, देखिएगा सबसे बड़ा रीटी टेस्टिस होती, रीटी टेस्टिस से जो बेटा निकलती हैं बेटा वो वासा एफ्रेंसिया होती। वासा एफ्रेंसिया जो है एपिडिडाइमिस में, एपिडिडाइमिस जो है बेटा ये वास डिफरेंस में, वास डिफरेंस में सेमिनल वेसिकल ओपन होती है, और ये एजोकुलेटेड डक्ट बनाती है। एजोकुलेटेड डक्ट जो है यूरेथ्रा में ओपन होती है, जो यूरेथ्रा जो है यूनिबेटर से शुरू होकर मीटस तक पाया जाता है। तो बेटा ये हमने थोड़े इसके ही बेटा दूसरे रूप भी बता दिए जो अंग्रेजी के माध्यम से हैं। ठीक है, तो आप लोग दोनों ही माध्यम से बेटा इसको समझ सकते हैं। तो 159 का जो उत्तर जाएगा तीसरा जाएगा। 160 नंबर का सवाल बेटा देखते हैं यहाँ पे। आनुवंशिक बहाव किसके कारण होता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है, जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है बेटा कभी भी अचानक जब जनसंख्या का में परिवर्तन होता है तो उसे बेटा हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। जैसे आप लोगों ने बेटा फाउंडर इफेक्ट के रूप में जानते होंगे। तो इस जगह पे और नेचुरल सिलेक्शन जो है वो बेटा पॉपुलेशन पे काम करता है और वो उन कैरेक्टर को प्रेफर करता है जो उसके अनुकूल हैं, जो डार्विन ने दिया था। ये नहीं होगा लगातार जीन स्थानांतरण होगा, माइग्रेशन हो गया, और जो सडन जीन परिवर्तन जो होता है उसे म्यूटेशन कहते हैं। ए बी नहीं होगा। तो 160 का जो उत्तर जाएगा बेटा वो दूसरा जाएगा। आगे हम लोग बेटा देखते हैं 161 नंबर का। मानव शरीर में सामान्य सोने जागने का चक्र किसके श्रावण के द्वारा बनाए रखता है? तो बेटा अगर यहाँ पे बेटा देखते हैं थायराइड ग्रंथि जो होती है ये हमारे बेटा बेसल मेटाबॉलिक रेट या बीएमआर को नियंत्रित करती है। ठीक बेटा, ये नहीं होगा। थाइमस ग्रंथ जो है ये इसका मुख्य जो है हम लोगों का जो है प्रतिरोधक क्षमता से संबंध है, प्रतिरोधकता से। ये भी नहीं होगा। पीनियल ग्लैंड जो है ये जो है जो जिससे मेलेटोनिन हार्मोन है ये हमारे सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करती है। इनके अलावा फीमेल में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी रेगुलेट करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है जो हमारी मास्टर ग्लैंड है, सबसे छोटी ग्लैंड है, ये अन्य ग्रंथियों को रेगुलेट करती है और तरह तरह के इससे हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन इससे स्रावित होते हैं। टोटल जो है इससे 9 हार्मोन स्रावित होते हैं।
तो इस जगह पे 161 का जो उत्तर जाएगा वो तीसरा जाएगा। 162 नंबर का सवाल बेटा देखते हैं यहाँ पे। एक आंतरिक हार्मोन जो कि अग्नाशय को जलीय श्रावण को मुक्त करने के लिए उद्दीपित करता है, जो कि बाइकार्बोनेट आयन से प्रचुर होता है। ठीक बच्चों, तो इस जगह पे अगर हम बेटा देखेंगे जो है, तो मुख्य रूप से जो शीशे के हार्मोन होता है वो पैंक्रियाज पे प्रभाव डालता है और जल के साथ बाइकार्बोनेट को स्रावित करता है। तो उत्तर इसका पहला होगा। 162 का जो उत्तर है ये पेप्टाइड हार्मोन होता है। ठीक, पहला होगा। जीआईपी जो है ये बेटा गैस जो हार्मोन जो है ये स्टमक की मोटिलिटी को कम करता है, तो ये हो जाएगा जीआईपी। थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन कैल्शियम को रिलीज करता है, रेगुलेट करता है। और पैराथार्मोन जो है ये भी जो है एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक कैल्शियम के लिए होते हैं, जो पैराथायराइड ग्लैंड से स्रावित होता है। तो इस जगह पे 162 का जो उत्तर होगा बेटा वो दूसरा जाएगा। 163 नंबर का सवाल बेटा देखते हैं यहाँ पे। स्थलीय अनुकूलन के लिए किसका उत्पादन आवश्यक है? बेटा देखिए, अगर हम बेटा यहाँ पे एक बात देखते हैं कि जो मुख्य रूप से नाइट्रोजन वेस्टेज होते हैं वो बेटा जो होते हैं वर्टिब्रेट्स में अमोनिया होता है और इनवर्टिब्रेट्स में भी बेटा होता है। जो अमोनिया होता है वो मोर टॉक्सिक होता है, जितना ज़्यादा टॉक्सिक है उसके लिए उतना ज़्यादा वाटर चाहिए। उससे कम जो होता है यूरिया होता है, ये मॉडरेट वाटर इसको एलिमिनेट करने के लिए चाहिए। और सबसे कम जो लेस टॉक्सिक होता है वो यूरिक एसिड होता है और उसके लिए सबसे कम वाटर चाहिए। तो अगर देखा है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में से जो वाटर संरक्षण या वाटर कंजर्वेशन वाले होते हैं तो मुख्य रूप से जो होते हैं बेटा वो यूरिया और बेटा यूरिक एसिड होते हैं, अमोनिया नहीं होता है बच्चों। तो अत्यधिक विषैला नाइट्रोजन बेस्ड यूरिया बिल्कुल गलत बेटा। कम विषैला बेस्ड जैसे यूरिया और यूरिक एसिड, अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो 163 में जो है कम विषैला जो हो जाएगा यूरिया और यूरिक एसिड है, और इसके लिए पानी भी कम होता है। तो ये ऐसे नाइट्रोजनस है पानी के संरक्षण में काम करते हैं, संरक्षण के लिए होते हैं। तो 163 का जो उत्तर होगा बेटा वो दूसरा जाएगा। कम विषैला अमोनिया नहीं, बहुत अधिक विषैला होता है। अत्यधिक विषैला जो सिर्फ अमोनिया और यूरिया नहीं बेटी, जो यहाँ पे जो होगा अत्यधिक विषैला अमोनिया लेकिन यूरिया जो नहीं होता है। तो यहाँ पे कम विषैले में यूरिया और यूरिक कम लाते हैं। आपको मालूम मैमल्स जो है यूरियोटिलिक है, एम्फीबियंस जो टेरेस्ट्रियल यूरियोटिलिक होते हैं, एक्वाटिक जो एम्फीबियंस हैं ठीक वो बेटा मोनोटिलिक होते हैं। और शुरू जो इनवर्टिब्रेट होते हैं पोरीफेरा है, नाइडेरिया है, टीनोफोरा एक्वाटिक एनिमल्स हैं, इनका मेन एक्सक्रीटिव वेस्टेज जो होता है बेटा वो अमोनिया होता है। 164 नंबर का बेटा देखते हैं। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है और ज्यादा दक्ष होता है, बिल्कुल सही बेटा। आज जो ऊर्जा का पिरामिड ऑलवेज अपराइट होता है। समुद्र में जैव मात्रा का पिरामिड सामान्यतः उल्टा होता है। एक्वाटिक का बायोमास का पिरामिड जो है वो उल्टा होता है। आपको मालूम है, देखिएगा ध्यान रखें बच्चों इस बात को, एनर्जी ऑलवेज अपराइट होता है ठीक है, और एक्वाटिक का बायोमास और जो है ये इन्वर्टेड होता है। टेरेस्ट्रियल का बायोमास जो होता है वो अपराइट होता है। तो इन जगह पे अगर देखा जाए तो दोनों ही बेटा बातें सही जा रही हैं, पहला और दूसरा ठीक है। तो आंसर तीसरा जाएगा। कथन पहला और दूसरा दोनों सही हैं। 164 का जो उत्तर जाएगा बेटा वो तीसरा बेटा जाएगा। अगला सवाल बेटा देखते हैं यहाँ पे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक में इस्तेमाल होने वाले एक अच्छे वाहक के गुणों की पहचान करें। ठीक बेटा, तो 165 में अगर हम लोग देखते हैं बच्चों यहाँ पे, तो इस जगह पे अगर देखेंगे पहला जो देखेंगे यहाँ पे, इसके पास उच्च कापी संख्या को समर्थन करने वाले प्रतिक्रिया की उत्पत्ति होनी चाहिए, बिल्कुल सही है बेटा। ठीक, इसके पास दो से ज्यादा पहचान स्थल प्राथमिक रूप से नहीं बेटा, दो से ज्यादा होंगे तो जितने ज्यादा टुकड़े होंगे उतनी बड़ा प्रक्रिया कॉम्प्लिकेटेड होगी, ये बात गलत है। वाहक में प्रतिबंधन स्थल
प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन्स होनी चाहिए, ये बात भी सही है बच्चों। ठीक है, इनके पास उपयुक्त मार्कर जीन्स होना चाहिए, ठीक, ये बात भी सही है। इसे आसानी से विलगित और शुद्ध किया जा सके, ये बात भी सही है बच्चों रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लिए। तो इस जगह पे जो 165 में आप उत्तर अगर देखेंगे बेटा तो चौथा जा रहा है। ठीक है बच्चों, 166 बेटा, ये याद करने वाला 166 वाला आप लोग याद कर लेंगे चित्र के साथ बेटा। देखेंगे ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स के अनुकूली विकिरण के संगत अपरा स्तनधारियों के संबंध में सही अनुरूपता का चयन करें। तो बेटा यहाँ पे देखेंगे नंबर उड़न गिलहरी नहीं होगा, तस्मेनियन भेड़िया बॉम्बकैट नहीं होगा, मार्सुपियल चूहा और मोल ये भी नहीं होगा, स्पॉटेड कैक्सस कस्कस और लीमर्स ये बेटा जो होंगे ये होंगे एडाप्टिव रेडिएशन को शो करेंगे। तो 166 का जो उत्तर है बेटा ये जो जाएगा चौथा जाएगा। 166 का जो उत्तर जाएगा बेटा वो चौथा जाएगा। 167 बेटा, यहाँ पे हम लोग मैचिंग वाला सवाल है। ठीक है बेटा, 167 में अगर हम मैचिंग देखते हैं बच्चों यहाँ पे तो देखेंगे वर्णी लवक कैरोटीन हो जाएगा, ठीक, एमाइलोप्लास्ट स्टार्च हो जाएगा, इलायोप्लास्ट तेल वसा हो जाएगा, एलिरोप्लास्ट प्रोटीन हो जाएगी। तो A4, ठीक है बेटा A4 हो गया, ठीक, B2 B3 B3 हो गया, C2 बेटा आंसर इसका सेकंड जाएगा। 167 का जो उत्तर जाएगा बेटा वो दूसरा उत्तर जाएगा। अगला सवाल बेटा देखते हैं। देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा लक्षण कार्डेट के लिए सही नहीं है। कार्डेट में बेटा हृदय पृष्ठी होता है तो ये गलत है बेटा। कार्डेट में हार्ट जो है अधर तली होता है, अधरी होता है, अधर तली, वेंट्रल साइड अधर तली होता है बेटा, ठीक, तो ये बात गलत हो गई। क्रोम छिद्र पाए जाते हैं, बात सही है। केंद्रीय तंत्रिका तंग अधर न होके पृष्ठी होता है और खोखला होता है, पृष्ठी और खोखला, तो ये बात भी गलत हो गई बेटा। ये उपस्थित होती है, नोटोकॉर्ड भी उपस्थित होती है। तो इस जगह पे 168 में अगर देखेंगे बेटा तो यहाँ पे ए और सी जो है गलत है और इस हिसाब से उत्तर जो जाएगा 168 का वो चौथा जाएगा। 169 नंबर का सवाल बेटा हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, 169, और यहाँ पे देखेंगे बच्चों मानव में इंसुलिन एक प्रो हार्मोन के रूप में संश्लेषित है जिसे पूर्ण रूप से परिपक्व और क्रियाशील होने की आवश्यकता होती है। हाँ बेटा ये बात सही है। इंसुलिन ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड से अतिरिक्त सी पेप्टाइड के विस्तार को हटाया जाता है, ये बात भी सही है। तो यहाँ पे देखा जाए तो दोनों ही बातें सही हैं और ये उसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इस जगह पे उत्तर जो जाएगा तीसरा जाएगा। 169 का जो उत्तर जाएगा बेटा वो तीसरा जाएगा। ठीक है बेटा, 170 नंबर का सवाल बेटा देखते हैं। यहाँ पे कथन के दिए गए हैं जब एक संक्रमित मादा एनोफ्लीज मच्छर काटता है यह स्वस्थ व्यक्ति में प्लाज्मोडियम की गैमेटोसाइट को मुक्त करता है। बेटा गैमेटोसाइट को नहीं करता है बेटा, इसमें स्पोरोजोइट को करता है बेटा, स्पोरोजोइट को करता है बच्चों, ठीक।
स्पोरोजोइट, स्पिंडल शेप होता है। तो पहला कथन तो बेटा गलत हो गया। दूसरे नंबर बेटा हम लोग ये देखते हैं यहाँ पे, मादा एनोफ्लीज मच्छर एक संक्रमित व्यक्ति से मलेरिया से ग्रसित है। रक्त भोजन के साथ प्लाज्मोन की स्पोरोजोइट को ले जाता है। स्पोरोजोइट को नहीं बेटा, यहाँ पे गैमेटोसाइट को ले जाता है बेटा। तो दोनों ही कथन गलत है। तो इस जगह पे बेटा अगर देखा जाए तो 170 का जो उत्तर होगा बच्चों वो चौथा जाएगा। 171 बेटा मैचिंग का सवाल है बच्चों। ठीक, यहाँ पे हम लोग देखते हैं पक्सीनिया गेहूं का किट करता है बेटा। ठीक है, न्यूरोस्पोरा का उपयोग जैव रासायनिक और आनुवंशिक में किया जाता है, स्कोमाइसिटीज है। मृतोपजीवी मृत पदार्थों पे कार्य करते हैं। एल्ब्यूको जो फाइकोमाइसिटीज बाता सरसों पे व्हाइट रस्ट करता है। तो A3, B4, C2, D1 उत्तर जो जाएगा बेटा 171 का जो उत्तर जाएगा वो दूसरा उत्तर जाएगा। हल्के और संकर घनत्व वाले डीएनए का अणु क्या अनुपात होगा क्रमशः अगर मेसर्सन और स्टाल के प्रयोग 60 मिनट के लिए लगातार हुआ? तो बेटा अगर आप देखेंगे बेटा तो उसमें आपको मालूम है, पहले अगर मान लीजिए वहां पे पहली पीढ़ी में अगर आप देखें तो दोनों ही बेटा वो हाइब्रिड बनेंगे। दूसरी पीढ़ी में आप देखेंगे दो हाइब्रिड रहेंगे और 2 लाइट होंगे। ठीक बेटा, और तीसरी पीढ़ी में जो 8 बनेंगे उसमें 2 हाइब्रिड होंगे। ठीक बच्चों, और 6 जो होंगे वो लाइट होंगे। ये जो मैं यहाँ पे ऐसे कर रहा हूँ देखिएगा 6 बन गए, 8 टोटल बनेंगे। ठीक, ये देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिएगा यहाँ पे बेटा जो लिया गया है यहाँ पे देखिएगा N15 N14 हुआ, ये हाइब्रिड हो गए बेटा पहली जनरेशन में। N15 N14 यहाँ पे आप देखेंगे बेटा जो N14 ये 2 लाइट बन गए। N14 वाले 2 लाइट बन गए। यहाँ N14 N15 वाले हाइब्रिड बन गए। N15 और N14 वाले हाइब्रिड बन गए। यहाँ पे 2 जो बेटा बनेंगे ये बेटा हाइब्रिड बनेंगे N15 और N14। N15 और N14 जो हाइब्रिड बनेंगे, बाकी ये सब लाइट बनेंगे। तो बेटा 8 में देखे जाए तो 2 जो हो गए बेटा ये हाइब्रिड हो गए और जो 6 हो गए वो जो होंगे बेटा लाइट होंगे। तो इस हिसाब से जो लाइट हो गए 75%, 25 हो गए बेटा जो हो गए हाइब्रिड हो गए। 172 का जो उत्तर जाएगा बेटा इस जगह पे तीसरा उत्तर जाएगा। 173 नंबर का सवाल बेटा देखते हैं यहाँ पे हम लोग। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे आसंजी संधि जो है जिन्हें हम बेटा एडहरिंग जंक्शन कहते हैं, ये जो है ये रिवेट्स की तरह काम करते हैं और कोशिकाओं को एक साथ जकड़ते हैं और मजबूत चादर के रूप में काम करते हैं। दूसरा है दृढ़ संधि। जो दृढ़ संधि जो होता है एक रोध को निर्माण करता है जो कि कोशिकाओं की परत के आर पार वाय कोश की द्रव के रिसाव को रोकता है। इसे टाइट जंक्शन भी कहते हैं। गैप जंक्शन जो है जो एक कोशिका से दूसरी नजदीक कोशिका से संचार के लिए कोशिका द्रव्य चैनल को प्रदान करता है। दूसरा सिनेप्टिक संधि जो है एक कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका के माध्यम से सूचनाओं को भेजता है। तो इस जगह पे 173 नंबर पे अगर देखेंगे बेटा तो इस जगह पे पहले ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 होगा।
उत्तर बेटा इसका तीसरा जाएगा। 173 का जो उत्तर होगा बच्चों तीसरा जाएगा। 174 नंबर का सवाल बेटा देखते हैं। यहाँ पे जो निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं, ठीक है बेटा, और एक अभिकथन है ए से और दूसरा जो है आर से है, लेबल्ड है। यहाँ पे पहला है अभिकथन ए, ट्रांसजेनिक परपोसी में निमेटोड जीवित नहीं रह सकता जो कि विशेष अंतरक्षेपी आरएनए अभिव्यक्त करता है। तो अगर यहाँ पे बेटा देखा जाएगा तो 174वीं बात बिल्कुल सही है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। और निमेटोड विशिष्ट जीन परपोसी में दोनों सेंस और एंटी सेंस अनुपूरक आरएनए का निर्माण करता है जो कि परपोसी कोशिका में आरएनए अंतरक्षेप की शुरुआत करती है। ये बात भी सही है। तो यहाँ पे बेटा देखा जाए दोनों ही बातें सही हैं और ये इसको सही स्पष्टीकरण भी दे रहा है। तो यहाँ पे उत्तर जो बेटा तीसरा जाएगा, 174 का जो उत्तर होगा वो तीसरा जाएगा। 175 नंबर, अगर एक डीएनए अणु 25 क्षार जोड़ी के कम होने से छोटा हो जाता है तो कितनी कुंडली घुमाव उसकी संरचना में कम हो जाएंगी। बेटा देखिएगा, एक हेलिकल में 10 बेस पेयर हैं तो दो हेलिकल में दो हेलिकल के लिए 20 बेस पेयर हो गए और 25 के लिए 2.5 हो गए। तो आपको इस हिसाब से बेटा यहाँ पे 2.5 जो है उनकी जो कुंडली कम हो जाएगी। ये बहुत अच्छा सवाल बेटा। तो 175 का जो उत्तर होगा वो तीसरा उत्तर जाएगा। 176 बेटा देखते हैं यहाँ पे, ठीक है बेटा। यहाँ पे देखेंगे, देखा जाए पैंथेरा चीता होता है, कैनिस कुत्ता होता है, फेलिस बिल्ली होती है, सोलेनम मकोय जो है सोलेनेसी फैमिली का मकोय होता है। ये चारों ही बेटा अगर देखें तो मैच कर रही हैं, सही अनुरूपता चारों हैं। यहाँ पे बेटा दो ए, तो उत्तर बेटा 176 का जो उत्तर जाएगा वो दूसरा उत्तर जाएगा। 177 नंबर बेटा देखते हैं यहाँ पे, सही अनुरूपता का चयन करें। यहाँ पे अगर हम सही अनुरूपता का चयन करते हैं, युग्म अर्धसूत्री विभाजन बात सही, जायगोट है, क्लोरोफाइसी इसकी जायगोट में अर्धसूत्री विभाजन होगा, ठीक। दूसरे नंबर पे युग्नज में जो लिया गया है लेटमेरिया लैमेरिया लिया गया है, ब्राउन एल्गी का है। यहाँ पे भी जो है युग्नज में अर्धसूत्री विभाजन होगा, ये बात भी सही है। तीसरे नंबर पे देखेंगे, यहाँ पे जो होगा युग्नज में अर्धसूत्री ना होके बेटा यहाँ पे सूत्री विभाजन होगा, सूत्री विभाजन होगा। और यहाँ पे बीजाणु मात्र कोशिका में असूत्री विभाजन होगा, ये बात भी सही है। तो इस जगह पे अगर देखें ए बी डी जो है उत्तर इसका दूसरा जाएगा। 177 का जो उत्तर होगा वो दूसरा उत्तर जाएगा। सही अनुरूपता का चयन करें। देखेंगे 178 में ए नंबर पे प्रॉप रूट दिखाई गई हैं, सहारा देने वाली जड़ें हो गई बेटा। दूसरे नंबर पे देखिएगा ये अपस्थानिक जड़ें होती हैं। तीसरे नंबर पे आप देखेंगे यहाँ पे जो है ये श्वसन वाली जड़ है, ये मूसला जड़ हो गई और ये सुरक्षा के लिए हो गई, कांटे जो बने हुए हैं बेटा, ठीक है। तो इस जगह पे अगर देखें सभी की अनुरूपता सही जा रही है। 178 का जो उत्तर हो जाएगा वो तीसरा उत्तर होगा। पादप कोशिकाओं और ऊतक का चयन करें। अगर यहाँ पे हम पादप कोशिकाओं और ऊतक का चयन करते हैं बेटा तो सबसे पहले देखिएगा गार्ड कोशिका होती है, ठीक बेटा। दूसरे नंबर पे बेटा सब्सिडरी सेल जो इन्हीं के साथ पाई जाती हैं, ये भी सही है। लेडिक सेल बेटा पादप नाव के बेटा एनिमल की होती है, मेल में पाई जाती है। पैरिंग काइमा जो है ये पाया जाता है, टिश्यू होता है बेटा, सबसे सिंपलेस्ट टिश्यू होता है। ल्यूकोसाइट ये बेटा WBC होती है, ये नहीं होगा, ठीक है। जिसके बाद बेटा जो हो जाएगा जो अवर्धक कोशिकाएं जिन्हें हम बुलीफॉर्म सेल्स कहते हैं, ये हो जाएगा बेटा, ठीक। फ्लोएम जो है ये टिश्यू हो जाएगा, ये बात भी सही है। पोडोसाइट जो है बेटा ये किडनी में पाई जाती नहीं होगा।
मीजोफिल जो होगा ये होगा, थ्राम्बोसाइट नहीं होगा, सर्टोली सेल नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 6 बेटा बातें यहाँ पे कोशिकाएं और टिश्यू हैं। तो 179 का जो उत्तर जाएगा वो दूसरा जाएगा मेरे बच्चों। 179 का उत्तर जो जाएगा वो दूसरा जाएगा। इस सेशन का आखिरी सवाल बेटा है यहाँ पे 180 नंबर का बेटा हम लोग सवाल देखेंगे। बेटा यहाँ पे स्रावी कोशिकाओं में स्राव के निष्कासन के आधार पर ग्रंथियों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। ये 2 वर्ग जो होते हैं बेटा आपको मालूम है, अगर डक्ट पाई जाएगी तो बहिस्रावी और डक्ट नहीं होगी तो बेटा अंतःस्रावी कहलाती है। तो इस जगह पे बेटा आपका 180 का जो उत्तर जाएगा वो तीसरा उत्तर जाएगा। ठीक बच्चों, तो हम लोगों ने बेटा जो आज के टेस्ट जो था FST का जो 37वां था उसके सारे सवाल हम लोगों ने आपस में डिस्कस किए बेटा। ठीक है, खूब मेहनत करो, आगे बढ़ो बेटा, और इसी तरह के हम आपसे आगे हिंदी माध्यम से सवालों का डिस्कशन करते रहेंगे।